सिर्फ एक वीडियो और आज आपकी बायोकेमिस्ट्री की यूनिट 1 हो जाएगी कंप्लीटली कवर। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर के यूनिट 1 के बारे में। अब ये रहेगी हमारी एक वन शॉट वीडियो। यानी कि देखो, जो हमारी यूनिट 1 है इसके अंदर बेसिकली हमारे आते हैं दो बड़े और एक छोटा चैप्टर। यानी कि पहला आता है हमारा बायोमोलिक्यूल्स, देन आता है बायो एनर्जेटिक्स और देन इसके बाद आता है एनर्जी रिच कंपाउंड। और ये रहेगी हमारी एक वन शॉट वीडियो, मतलब इस एक ही वीडियो में हम लोग इन तीनों चैप्टर को अच्छे से कवर करने वाले हैं। अब देखो, आपको पता है कि ये रहती है हमारी क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग। तो अगर अभी तक आपने क्रैश कोर्स में इनरोल नहीं किया हो तो आप लोग जाके इनरोल कर सकते हो। वहां पे एक ही जगह आपको सारा कुछ जो है देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात करें यहाँ पे, तो क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि पहले देखते हैं पूरी यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देन उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट कराते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने यूनिट 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली हम देख सकते हैं कि हमारे तीनों चैप्टरों से एक एक मेन क्वेश्चन हमारा देखने को मिलता है। सबसे पहले हमारा आता है राइट इन डिटेल्स अबाउट क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड या प्रोटीन। अब देखो, यहाँ पे क्या है कि ये जो दो हमारे मेन है यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड, इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि डिटेल में कोई भी आ सकता है। और ये वाले जो न्यूक्लिक एसिड है, अमीनो एसिड, प्रोटीन है, ये थोड़ा कम हमको जो है देखने को मिलते हैं, लेकिन ये वाले हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स, देन राइट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। यानी कि हमें क्या करना है, इन तीनों के बारे में पहले सेपरेट बात करनी है, देन इन तीनों का एक रिलेशनशिप वाला यहाँ पे पूरी की पूरी डेरिवेशन बनानी होगी, जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है। देन इसके अलावा हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, डिफाइन एनर्जी रिच कंपाउंड, देन राइट अबाउट द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी एंड साइक्लिक एएमपी। तो मतलब ये है कि देखो, जो हमारी यूनिट 1 है उनमें मोस्टली जो हमारे छोटे वाले चैप्टर्स हैं जैसे बायो एनर्जेटिक्स और एनर्जी कंपाउंड, इनमें से क्वेश्चन हमारे बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो ये वाला पार्ट है इसमें से थोड़े कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस बाकी का सारा आपका जो है इस वीडियो में यानी कि एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारी है बायोकेमिस्ट्री की पहली वीडियो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री एक्चुअल में हमारा क्या होता है। देन हम क्या करेंगे, अपने बायोमोलिक्यूल्स और बायोएनर्जी को कवर करेंगे उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करें अपने बायोकेमिस्ट्री के बारे में, उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जाके आप लोग सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए। बाकी इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 2000 लाइक, आप लोग बहुत जल्दी जो है इस लाइक को कंप्लीट करा दोगे। अब चलिए बात करते हैं अपने सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के बारे में। अब ये जो हमारा वर्ड है बायोकेमिस्ट्री, ये हमारा फर्दर दो वर्ड से मिलकर बना होता है। यानी कि पहला हमारा होता है बायो और दूसरा हमारा होता है केमिस्ट्री। अब देखो, बायो वर्ड तो हम लोगों ने बहुत बार सुना हुआ है कि जो बायो वर्ड है वो हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारी लाइफ से, यानी कि हमारी जिंदगी है, या हम सिंपल बोल सकते हैं हमारी बॉडी से। जैसे बायोलॉजी आपने एग्जाम्पल देखा होगा, तो बायोलॉजी में सिंपल क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे बायो वर्ड तो हमारा बॉडी से या फिर लाइफ से कनेक्टेड होता है। अब जो हमारा केमिस्ट्री वर्ड है उसमें सिंपली हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इस वर्ड से हमको क्या समझ आ रहा है कि जैसे ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी क्या है ना, ढेर सारी केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं। और इन्हीं केमिकल रिएक्शन के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो उसी को हम यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री बोल देते हैं। देखो, अगर अभी आपको कोई डाउट होगा तो मैं ये बोलूंगा कि बस थोड़ा पेशेंस बना के आप लोग सुनते रहना। जैसे आगे आप पहुंचोगे आपके पिछले वाले डाउट भी सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं ना और एंड में सस्पेंस आपका पूरा खुलता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। जैसे ही आप वीडियो देखते जाओगे धीरे धीरे आपका सब डाउट बनेगा और एंड में आते आते आपका हर एक डाउट जहां पे सॉल्व हो जाएगा। तो बायोकेमिस्ट्री में सिंपली हमको क्या समझ आ रहा है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट दोज केमिकल रिएक्शन विच ऑकर्स इनसाइड ह्यूमन बॉडी या इनसाइड बॉडी। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर चलती हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं उसी को हम यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री बोल देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पे कौन सी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, एक्चुअल में ये फंडा तो समझ नहीं आ रहा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारी बॉडी के अंदर भी ना ढेर सारी केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं। अब एग्जांपल देखा जाए, जैसे यहाँ पे देखा जाए डाइजेशन है, तो डाइजेशन में क्या हो रहा है, हमने कोई भी रोटी खाई, अब रोटी पेट में गई, पेट में जाने के बाद उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हो रहा है कि उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट है, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, हमारे फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और उसके बाद उनसे हमको जो है एटीपी यानी कि एनर्जी देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे हमको क्या समझ आ रहा है कि हमारी बॉडी में XYZ कोई भी काम
काम हो रहा है तो वो इन्हीं केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैंने डाइजेशन का दे दिया। इसके अलावा और अगर देखा जाए रेस्पिरेशन ले लो, हम लोग सांस ले रहे हैं, तो सांस ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, ब्लड के अंदर छोड़ते हैं और CO2 को ब्लड के अंदर से हम लोग बाहर लेके आते हैं। एक ये हो गया। इसके अलावा जैसे हम जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो हम यहाँ ले रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाके एनर्जी बनाता है। तो क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में इस तरह की ढेर सारी केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं और जब हम इन सभी रिएक्शनों के बारे में एक कंबाइंड स्टडी करते हैं तो वो पूरी पूरी स्टडी हमारी इसी सब्जेक्ट यानी कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर आ जाती है। अब देखो, अभी आप इतना समझ लो कि केमिकल रिएक्शन यानी कि बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शन की स्टडी करते हैं इसमें सब्जेक्ट में। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चनों को समझेंगे और अच्छे से आपको जो है बायोकेमिस्ट्री के बारे में समझ आ जाएगा। तो अभी हम सिंपल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन विच ऑकर इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, या बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी। यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जो हमारी लिविंग ऑर्गन या ह्यूमन बॉडी के अंदर करते हैं वही हमारे यहाँ पे क्या कहलाते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लोग सोच रहे हैं, चल रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हम डाइजेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, XYZ हमारी बॉडी में जो कुछ भी काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही है उनकी वजह से हो रही है और उसकी कंप्लीट स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री को हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। यानी कि हमारी जिंदगी की जो केमिस्ट्री है वही हम जो अपनी बायोकेमिस्ट्री के अंदर बोलते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला था कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा और आपको याद रहेगा। और ये जो हमारी यूनिट 1 है इसमें सिर्फ आपका जो बायोकेमिस्ट्री उसका बेस क्लियर होता है। एक्चुअल की जो बायोकेमिस्ट्री वो आपके यूनिट 2 से स्टार्ट होगी, जिसमें आपको ग्लाइकोलिसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म, इन सब के बारे में बात करनी होगी। बस एक सिंपल सी बात आप ये समझ सकते हो, जैसे मान लो हम लोग, चलो इसको मैं आगे वाले टर्म में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं अपने बायोमोलिक्यूल्स यानी कि अपने पहले चैप्टर के बारे में। अब देखो, इसका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, लेकिन पहले हमको जो है बायोमोलिक्यूल्स के बारे में समझना भी बहुत जरूरी है। तो इस बायोमोलिक्यूल्स के लिए ना मेरे पास आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग खाना क्यों खाते हैं, यानी कि हम लोग जो खाना पीना खा रहे हैं वो क्यों खा रहे हैं। तो एक तो ये ऑप्शन हो सकता है कि भाई ये हमारा खाना खाया और ये हमारा पेट है, तो सिंपल इस पेट को भरने के लिए। लेकिन क्या एक्चुअल में ये सही है? नहीं, क्योंकि हम लोग खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए। यानी कि सिंपल सा आंसर है कि हम लोग जब भी कोई भी खाना खाते हैं तो उस खाने से हमारी बॉडी में हमको मिलती है एनर्जी और उसी की वजह से हम लोग जिंदा हैं। यानी कि अगर सिंपल मैं दिखाऊं तो मान लो ये आपका खाना है, रोटी सब्जी हो गया, दूध हो गया, कुछ भी है, और अगर आप कुछ भी आप खा रहे हो तो उसी खाने की वजह से क्या है, आपकी बॉडी में एनर्जी बनती है और उसी खाने की वजह से आप लोग जो है जिंदा रहते हो। लेकिन एक्चुअल में ये पूरा होता कैसे? तो देखो, मैंने आपको क्या बोला कि जैसे आप कोई भी खाना पीना खाओगे, आपके पेट में खाना पहुंचेगा और उसका होता है डाइजेशन यानी कि ब्रेकडाउन होगा और उसके बाद उसकी होती है एब्जॉर्प्शन। लेकिन जब वो एब्जॉर्ब होता है तो उसके अंदर के जो मेन न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो एब्जॉर्ब होता है। यानी कि सिंपल देखा जाए तो अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो जो आपका यहाँ पे खाना होता है, फूड होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है कुछ हमारे सब्सटेंस में। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में, हमारे प्रोटीन्स में, हमारे फैट्स में, हमारे न्यूक्लिक एसिड में। अगर फिर से रिवाइज करूं तो जो आपने यहाँ पे खाना पीना खाया वो आपके जब बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर पहुंचता है तो वो कन्वर्ट होकर पहुंचता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, फैट में, न्यूक्लिक एसिड में। यानी कि आपका खाना ही ये बन गया। अब ये करता क्या आपकी बॉडी में जाके, तो जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ये ग्लूकोज ही वो है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हमको एनर्जी मिलती है, यानी कि ATP मिलती है। और उसी एनर्जी की वजह से हम लोग जो काम कर पाते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग चल रहे हो, फिर रहे हो, यानी कि XYZ आपकी बॉडी अगर कोई भी काम कर रही है तो उसके लिए आपकी बॉडी में एनर्जी यानी कि ATP की रिक्वायरमेंट है और वो ATP आपको ग्लूकोज से यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि आपको खाने से मिलती है। सिंपल। इसके अलावा सेकंड हमें मिलता है प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या करता है, आपकी बॉडी में जो मसल्स है, बॉडी बिल्डर, आपने देखा होगा ना, बॉडी बनाने वाले क्या कहते हैं, भाई प्रोटीन चाहिए मुझे, भर भर के प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से आपकी बॉडी में मसल्स बनते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अलावा जो रिसेप्टर, अब आप लोगों ने एक फंडा अभी तक सुन लिया होगा कि जैसे जो भी हमारा ड्रग बॉडी में जाता है वो ड्रग क्या करता है, अपने रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेगा और उसके बाद हमारी बॉडी में जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो हमारे रिसेप्टर होते हैं ना, ये भी हमारे इन्हीं प्रोटीन से बने होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में ढेर सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो फैट के बारे में बात करते हैं तो फैट क्या होता है, मोटापा, यानी कि जो मांस वगैरह एक्स्ट्रा भरा हुआ है। तो जो हमारे ग्लूकोज है, जो एक्स्ट्रा वाला ग्लूकोज है वो हमारे इन्हीं फैट में स्टोर हो जाता है और ग्लूकोज क्या एनर्जी के लिए यूज करते हैं। तो बोल सकते हैं कि जो फैट है वो एक्चुअल में क्या करता है, वो एनर्जी को स्टोर करता है, क्योंकि वो ग्लूकोज को स्टोर कर रहा है, मतलब वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है जो हमारी जरूरत के टाइम पे काम आएगी। और इसके अलावा हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, हमारी बॉडी सबसे छोटी इकाई यानी कि सेल से मिलकर बनी है और हमारी बॉडी में मिलियंस
बिलियंस ऑफ सेल है। तो हर सेल के पास क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और हर न्यूक्लियस के अंदर हमारे डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं और ये डीएनए आरएनए हमारे इसी न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड ही हमारा डीएनए आरएनए होता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि न्यूक्लिक एसिड के बिना तो हमारी बॉडी बनेगी ही नहीं और इसके बिना एनर्जी नहीं मिलेगी, इसके बिना मसल्स नहीं बनेंगे और इसके बिना जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो स्टोर नहीं होगी। यानी कि अल्टीमेटली देखा जाए तो जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारी पूरी बॉडी के इतने इंपॉर्टेंट वाले सब्सटेंस बनाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, हमारे मसल्स बनते हैं, एंजाइम बनते हैं, रिसेप्टर बनते हैं, एनर्जी स्टोर होती है और हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल बनता है। और ये सारे के सारे हमें कहाँ से मिल रहे हैं? खाने से मिल रहे हैं। और यही जो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के लिए इतने ज़्यादा जरूरी होते हैं, इन्हीं को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। यानी कि बायोमोलिक्यूल देखा जाए तो कुछ भी अलग नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के वो सब्सटेंस हैं जो हमें खाने से मिल रहे हैं और वो सब्सटेंस हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी यहाँ पे जिंदा है। तो अब अगर देखा जाए तो जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स है ये फर्दर हमारा दो वर्ड से यानी कि बायो प्लस मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। अब बायो का मतलब आपको पता है या तो लाइफ बोल सकते हैं या हम बॉडी बोल सकते हैं, यानी कि हमारी बॉडी है, और मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे सिंपल सब्सटेंस। यानी कि हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के वो इंपॉर्टेंट वाले सब्सटेंस है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जिंदा है, हमारी बॉडी सर्वाइव कर रही है और हमारी बॉडी अपने आप को ग्रोथ कर रही है। यानी कि देखा जाए तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे बायोमोलिक्यूल्स और इनके बिना तो हमारी बॉडी भाई बचेगी ही नहीं, यानी कि बॉडी वजूद ही नहीं है, बॉडी है ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के बिना कोई सेल बचेगा और जब कोई सेल ही नहीं बचेगा तो सेल का मतलब बाकी बॉडी का करोगे क्या? ठीक है, सेल से तो मिलकर बॉडी बनी होती है। तो इसीलिए बायोमोलिक्यूल्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं यहाँ पे बस एक ही बात आपसे बोलना चाहूँगा कि देखो आपकी बॉडी है और आपकी बॉडी के ये बायोमोलिक्यूल्स आपकी बॉडी के लिए कितने जरूरी है और ये आपको मिलते हैं खाने से। तो भाई जो भी आप खाते हो ना सोच समझ के खाया करो, क्योंकि आप नॉर्मल अगर कोई मोबाइल लेते हो, मान लो आईफोन वगैरह का भी लेते हो, तो भाई उसका कितना ध्यान रखते हो आप लोग, है ना? तो ये तो आपकी खुद की बॉडी है ना जो आपको इतने साल जिंदा आपका सोच, यानी कि सारे के सारे काम आपकी बॉडी की वजह से हो रहे हैं। तो इस बॉडी के जो सारे काम वो आपके खाने से आते हैं। तो भाई सोच समझ के खाओ, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा खाना हो सिर्फ वो खाओ, जो खराब है गंदा है उसको प्लीज अवॉइड करो। बस यही बोलना चाहूंगा। तो अब अगर देखा जाए तो हम बायोमोलिक्यूल्स को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच ऑकर इनसाइड लिविंग बॉडी एंड इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन ऑकर इनसाइड लिविंग बॉडी। यानी कि ये हमारी बॉडी के वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी ओवरऑल जो लिविंग बॉडी यानी कि हमारी बॉडी है उसमें इंक्लूड होते हैं, उनकी वजह से हमारी बॉडी बनी होती है। और इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है उनके अंदर भी प्रेजेंट होती है। यानी कि ये देखा जाए तो इन्हीं से हमारी बॉडी है। और जो बायोमोलिक्यूल्स इज इक्वल टू हम यहाँ पे अपनी ह्यूमन बॉडी भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिंपल देखा जाए तो बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के वो सब्सटेंस है जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनी है, जिनकी वजह से हमारी बॉडी जिंदा है और जिनकी वजह से हमारी बॉडी चल रही है, यानी कि सर्वाइव कर पा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे यही सारी बातें जो मैंने इधर बताई थी। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो बायोमोलिक्यूल्स है आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी जो बॉडी या लाइफ है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी बनती है और हमारी बॉडी की जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो भी इन्हीं की वजह से होती है। अब मोस्टली जो कार्बन होता है ना वो हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब बायोमोलिक्यूल्स होता है और इनकी वजह से बनता है। जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, ये सब हमारे कार्बन के साथ मिलके हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। एग्जांपल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स से हमारी जैसे यहाँ पे शुगर यानी कि ग्लूकोज बनता है और उसमें हमारा C6H12O6 आ जाता है। ये हमारा एक्चुअल में क्या है? ग्लूकोज है। और इसमें आप देखोगे तो मेनली हमारा क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इन्हीं सबसे मिलकर और ग्लूकोज से हमारी बॉडी में एनर्जी जिससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिससे हमको एनर्जी मिल रही है इंपॉर्टेंट हो गया। देन हमारे लिपिड्स है। अब लिपिड्स में भी हमारे यही सब प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यही सब प्रेजेंट होता है। देन अमीनो एसिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, प्रोटीन्स हो गए। तो ये सारे क्या है? हमारे बॉडी के बायोमोलिक्यूल्स है जिनकी वजह से हमारी बॉडी जिंदा है। तो ये हो गया हमारे बॉडी के टोटल बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है और बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। क्योंकि ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये जो कंप्लीट स्टडी है, ये सब हमारी किसके अंदर आ रही है? हमारी बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही तो आ रही है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का ही तो पहला चैप्टर हमारा बायोमोलिक्यूल्स है। तो अगर देखा जाए ये सारी स्टडी है हमारे खाना कैसे हमारा एनर्जी बना रहा है, कैसे ग्लूकोज ये सब मिल रहा है, तो ये सब की जो स्टडी है ये हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो अब देखा जाए आपका बायोमोलिक्यूल्स और बायोकेमिस्ट्री दोनों का कंसेप्ट आज यहाँ पे क्लियर हो गया हो। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन, राइट इन डिटेल्स अबाउट क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन। अब देखो यहाँ पे बेसिकली हमारे सामने जो है 5 बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सामने होता है कार्बोहाइड्रेट्स, देन हमारा आता है लिपिड। अब देखो इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि अगर इनमें से कोई भी कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी बनेगी नहीं। तो देखा जाए इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन हमें यहाँ ये भी देखना है कि एग्जाम में कौन सा ज्यादा आता है। तो एग्जाम में ये दोनों मेन आते हैं तो हम इनको डिटेल्स में करेंगे, और ये थोड़े शॉर्ट में आते हैं तो हम इनको जो है यहाँ पे शॉर्ट में कवर करेंगे। और इस तरह आपके 5 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में यहाँ पे कंप्लीट स्टडी हो जाएगी।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। यानी कि देखो अगर मैं नाम से बताऊं, देखो कार्बोहाइड्रेट्स में एक वर्ड तो हमारा आ रहा है कार्बो, यानी कि इससे हमारा बनता है कार्बन, और इधर हमारा आ रहा है हाइड्रेट, और हाइड्रेट से हमारा बनता है वाटर। यानी कि सिंपल देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअल में हमारे वो केमिकल सब्सटेंस होंगे जो हमारे कार्बन और वाटर से मिलकर बने होते हैं। यानी कि अगर यहाँ देखा जाए तो CH2O ये बन गया। अब इसी में हम क्या करते हैं कि N नंबर यहाँ पे जोड़ते रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 6 कार्बन जोड़, मान लो मैंने 6 जोड़ दिए ये दोनों मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे देखो C6 हो गया, H12 हो गया, 6 दूनी 12, और ऑक्सीजन से यानी कि O6 हो गया। तो ये जो हमारा बन गया, ये हमारा बनता है पहला, यानी कि ग्लूकोज यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। यानी कि एक सिंपल बात हमको क्या समझ आ रही है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के एक्चुअल में वो केमिकल सब्सटेंस होंगे जो हमारे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। सिंपल डिफाइन हो गया। अब इसके अलावा इनको हम यहाँ पे कार्ब्स भी बोल देते हैं, शॉर्ट में हम इसको कार्ब्स बोल देते हैं, और इसके अलावा हम इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोल देते हैं, यानी कि पानी कार्बन वाला। इसके अलावा शुगर मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के एक्चुअल में जो ग्लूकोज हो गया, जो हमारी बॉडी में मीठा और हमारी बॉडी में सारी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वो हमारा ग्लूकोज है, तो शुगर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, इनको हम यहाँ पे सैकराइड की यूनिट भी बोल देते हैं। तो अभी बस एक बेसिक समझो कि ये हमारे इन तीनों से मिलकर बने होते हैं। ये हमारे कार्ब्स होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, या इनको हम यहाँ पे सैकराइड भी बोल देते हैं, और वही ये कार्बन और वाटर से मिलकर बने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कितने भी कार्बोहाइड्रेट्स को बना सकते हैं अगर हमें उसका जनरल फॉर्मूला पता चल जाए। तो मैंने ये आपको पहले क्लियर कर दिया कि हमारे एक कार्बन और एक वाटर मॉलिक्यूल इनसे मिलकर बना होता है। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ N जोड़ते जाएंगे, हमारे यहाँ पे बनता रहेगा। एग्जाम्पल जैसे हमारे ये C और H2 है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 जोड़ता हूँ तो C हो जाएगा, और यहाँ पे बाकी हमारा H2O, और इस C और H2O को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ HCl, यानी कि हमारा पहला बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड भी क्या है, एक तरह से हमारा कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। इसके अलावा 2 जोड़ देंगे, C2 बन जाएगा, C2H4O, और इसी तरह जब हम 6 कार्बन जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है यहाँ पे C6H12O6, और ये बन जाता है हमारा ग्लूकोज। अब देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आपको ऑर्गेनिक भी दिख रही होगी, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी भी ऑर्गेनिक से बनी होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और मैंने जब आपको यूनिट 1 पढ़ाई थी POC की, तो उसमें भी यही सब मैंने आपको बताया था। तो अगर एक बार आपने उसको नहीं देखा हो, आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना आपकी यूनिट 1 POC की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे डाउट आपके वहाँ पे ऑर्गेनिक के भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे अगर बात कर रहे थे हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो ये फंडा हमको क्लियर हो गया, और ये हमारा क्लियर हो गया। अब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, मैंने पहले ही बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, और उसी से हमको एनर्जी मिलती है। यानी कि देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, एज सेल डायरेक्टली यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट टू जनरेट एनर्जी। यानी कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर में, वो प्राइमरी सोर्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी के एनर्जी के। अब देखो सिंपल सा फंडा है, हमारी बॉडी जिंदा कैसे है, मैंने फिर से आपसे क्या बोला, हमारी बॉडी जिंदा कैसे है, वो बॉडी जिंदा है हमारी एनर्जी की वजह से। यानी कि जो हमारी बॉडी में कोई भी XYZ काम हो रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था कि कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर काम हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, सोचना, समझना, लिखना, पढ़ना, XYZ कोई भी हमारी बॉडी के अंदर काम हो रहा है, उसके लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स होते हैं एज अ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के लिए प्राइमरी सोर्स होते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट यानी कि सेल्स हैं, ये सेल्स क्या करेंगे, डायरेक्टली जो हमारे कार्ब्स होते हैं उन कार्ब्स का यूज़ करेंगे, और कार्ब्स का यूज़ करके अपनी बॉडी के लिए क्या करते हैं, एनर्जी फॉर्म करते हैं। तो यही यहाँ पे फंडा लिखा हुआ है। अब एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे मान लो ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज मेरा क्या है, एक पहला एग्जांपल है मेरे इसी कार्बोहाइड्रेट्स का। अब यहाँ पे ग्लूकोज मैंने ले लिया। अब ग्लूकोज क्या कर रहा है, ग्लूकोज आगे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके यहाँ पे रिएक्शन करेगा, और जैसे इनके बीच में रिएक्शन होगी, हमारे यहाँ पे 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। देन यहाँ पे 6H2O यानी कि हमारे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएगा। और ये दोनों हमारे अलग होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, हमारा ATP का होता है फॉर्मेशन, यानी कि ATP होती है यहाँ पे प्रोड्यूस। और यही ATP एक्चुअल में क्या होती है, ATP होती है हमारी पूरी की पूरी बॉडी की जो एनर्जी होती है, ताकत होती है, उसकी करेंसी। यानी कि अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे कुछ है, हाँ, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमारी दुनिया में मेन क्या होती है, ताकत क्या होती है, पैसा होता है, यानी कि ये हमारा होता है। तो ये क्या एक्चुअल में करेंसी है। उसी तरह हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, ATP होती है। तो ATP को एज अ करेंसी बोल सकते हैं कि ये हमारी बॉडी में रुपए की तरह चलती है, और इसी का जो हमारी बॉडी में जो है लेन देन चलता रहता है। तो ये ATP हमारी होती है एक्चुअल में करेंसी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हमने ग्लूकोज लिया यानी कि कार्बोहाइड्रेट लिया, बॉडी ने उसका ऑक्सीजन लेके आई, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारे जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, इन्होंने यहाँ पे CO2 और वाटर को बाहर निकाला, और इसके बाद हमारी एनर्जी जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। और इस तरह हमारी बॉडी में ढेर सारी एनर्जी हमेशा बनती रहती है। किसकी वजह से, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। यानी कि ये हमारे लिए एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मेनली हम इनको 4
4 टाइप हैं या 3, आप जितने मर्जी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा सबसे मेन होता है मोनोसैकेराइड, फिर हमारा आता है डाइसैकेराइड, फिर आता है ट्राइसैकेराइड, फिर आता है ओलिगोसैकेराइड, फिर आता है पॉलीसैकेराइड। यानी कि अब अगर यहाँ पे बात की जाए अब अपने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, तो सिंपल सा आप फंडा ये समझो कि मान लो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी ह्यूमन बॉडी में जाएंगे और यानी कि ब्लड में जब हमारे एब्जॉर्ब होंगे तो वो सबसे छोटी इकाई यानी कि हमारे ग्लूकोज में एब्जॉर्ब होते हैं। तो जो हमारी सबसे छोटी इकाई हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की होती है उसको हम C6H12O6 बोल देते हैं। और इसी ग्लूकोज को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, सैकराइड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सैकराइड बोल देते हैं। यानी कि सैकराइड हमारी देखा जाए सबसे इनिशियल छोटी इकाई होती है। और इसके बाद जो हमारे आगे के, मतलब मैं यहाँ पे एक आपको फंडा और समझा देता हूँ। जैसे जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में आपको समझा दिया कि हमारे बॉडी के वो इंपॉर्टेंट वाले पार्ट हैं, जैसे ये हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी जिंदा है, एनर्जी हमको सारा कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये 2 टाइप के होते हैं, एक हमारे होते हैं बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, एक होते हैं बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी कि हमारी बॉडी के ये स्मॉल स्मॉल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सबसे छोटे इकाई में प्रेजेंट है और आगे ये डिसोसिएट यानी कि टूट नहीं सकते। वही बात करते हैं बायो मैक्रो के बारे में। तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज यानी कि बड़े, यानी कि ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो मतलब छोटी छोटी चीजों से मिलके बने होते हैं और अगर हम इनको डिसोसिएट करते हैं तो फर्दर ये हमारे छोटे छोटे में टूट सकते हैं। यानी कि सिंपल सा फंडा है कि हमारी बॉडी में जो लार्ज क्वांटिटी में बड़े में है वो हमारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स है और जो छोटे में हमारे माइक्रोमॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो मेरी ग्लूकोज है यानी कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा पार्ट है वो मेरा एक माइक्रोमॉलिक्यूल्स होता है, यानी कि ये मेरा छोटा पार्ट होता है जिसको हम यहाँ पे सैकराइड बोल देते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम इनके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जब हम अपनी बॉडी में केवल एक सैकराइड को यानी कि केवल एक ग्लूकोज को काउंट करते हैं तो उसको हम यहाँ पे मोनोसैकराइड बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पे सिर्फ हमारी ग्लूकोज की एक यूनिट होगी, यानी कि अगर मैं ग्लूकोज को मान लो ये डिनोट कर रहा हूँ तो सिर्फ एक यूनिट होगी। अब बात करते हैं डाइसैकराइड के बारे में। तो अगर मेरी जो ग्लूकोज है इनकी मैंने 2 यूनिट उठा ली और इनको आपस में जोड़ दिया तो ये बन जाएगा मेरा डाइसैकराइड। उसी तरह 3 उठा लूँ तो मैं यहाँ पे अगर ग्लूकोज की अपनी 3 यूनिट उठा लेता हूँ और इनको आपस में जोड़ देता हूँ तो ये बन जाएगी मेरी ट्राइसैकराइड। और वहीं अगर मैं क्या करता हूँ कि मेरी जो यूनिट है वो 2 यानी कि 2 से लेके जो 10 हमारी यूनिट है यानी कि 2 से लेके मेरे 10 के बीच के जितने भी ये हमारे सैकराइड होते हैं ये सारे के सारे मेरे ओलिगोसैकराइड कहलाते हैं। यानी कि ओलिगोसैकराइड में सिंपल देखा जाए तो अगर एक एक करके डिफाइन करें तो मोनोसैकराइड होता है इट इज द सिंगल स्मॉलेस्ट शुगर यूनिट, यानी कि जो मैंने बोला कि ग्लूकोज को शुगर बोल देते हैं तो शुगर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम यहाँ पे मोनोसैकराइड बोल देते हैं। और इसमें क्या समझ आ रहा है कि जो मेरा कार्बोहाइड्रेट्स है यानी कि जो मैंने बोला यहाँ पे मैक्रो है, ये मेरा छोटा पार्टिकल है ये वाला है, ये आगे डिसोसिएट नहीं हो सकता, वो मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल, हमारा ग्लूकोज हो गया, राइबोज हो गया या फ्रक्टोज हो गया। ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन वाला होता है, राइबोज हमारा 5 कार्बन वाला होता है और फ्रक्टोज भी हमारा 6 कार्बन वाला होता है। फिर ये जो हमारा ओलिगोसैकराइड है इसमें क्या है कि जो मेरे ये यूनिट है यहाँ पे तो इसमें 2 ग्लूकोज से लेके मेरे 10 ग्लूकोज तक आपस में जुड़े होते हैं, इसको मैं यहाँ पे ओलिगोसैकराइड बोल देता हूँ। अब अगर केवल 2 जुड़े हैं तो डाई हो गया, 3 जुड़े हैं ट्राई हो गया और इसके बाद 4 जुड़े हैं तो टेट्रा हो गया, 5 जुड़े हैं पेंटासैकराइड हो गया। तो इस तरह हम यहाँ पे 10 तक बना सकते हैं। अब डाइसैकराइड में बेसिकली 2 जुड़े होते हैं जैसे हमारा सुक्रोज हो गया या मेल्टोज हो गया या फिर लैक्टोज हो गया। इसके बाद ट्राई में हमारे 3 जुड़े होते हैं जैसे हमारा रेफिनोज हो गया। अब एग्जाम्पल देखा जाए तो देखो आपको बताया कि सिंगल यूनिट हमारी क्या होती है, यहाँ पे ग्लूकोज होती है और बाई मैक्रो में क्या हो गया कि इसमें डबल हो गया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट अगर यहाँ पे डाई हो गया तो ये भी एक मैक्रो हो जाएगा यानी कि बड़ा हो जाएगा और ट्राई हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। और हमने क्या देखा था कि जो बड़े पार्टिकल है यानी कि मैक्रो से ही हमारे माइक्रो बनते हैं, यानी कि बड़े पार्टिकल टूट टूट के हमारे क्या छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं और छोटे हमारे जुड़ जुड़ के बड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा रेफिनोज ले लेते हैं जिसमें हमारे 3 कार्बन जुड़े हैं यानी कि 3 हमारे ग्लूकोज जुड़े हैं तो C18 हो गया, एक में हमारे होते हैं 6 और 3 जुड़ गए हमारे क्या हो गया 618 हो गया। अब ये जुड़ा है प्लस यहाँ पे हम जब वाटर के साथ इसकी हाइड्रोजन यानी कि ब्रेक डाउन कराएंगे तो देखो एक ग्लूकोज टूट गया, एक फ्रक्टोज टूट गया, एक हमारा गैलेक्टोज टूट गया, यानी कि यहाँ पे हमारे 3 सैकराइड टूट गए। देखो तीनों में C6 है, C6 है, C6 है, बस ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, वरना देखा जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम होता है। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि ये जो हो गया ये हमारा बड़ा पार्टिकल है और इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं मैक्रो, यानी कि हमारा मैक्रो हो गया। और ये हमारे 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स है और इनको मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ माइक्रो बोल देता हूँ। तो ये मेरा मैक्रो है, ये मेरा माइक्रो है और इसी मैक्रो को अगर हम तोड़ देंगे तो माइक्रो बनता है और इन्हीं माइक्रो को अगर हम जोड़ देंगे तो मैक्रो बनता है। और इसी से हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे मतलब यहाँ पे डिवाइड होता है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है कि अगर सिंगल यूनिट है हमारी ग्लूकोज की तो हमारा मोनोसैकराइड है, डबल है डाई है, 3 है ट्राई है, 4 है टेट्रा है, 5 है पेंटा है, 6 है हेक्सा है, 7 है हेप्टा है। तो इस तरह हमारी ये पूरी ओलिगोसैकराइड तक बनता है। और इसके बाद देखो जाए जो हमारी बड़ी होगी उनको हम यहाँ पे मैक्रो बोल देंगे, जो छोटे उनको माइक्रो बोल देंगे। बड़े वाले टूट के छोटे बनाते हैं, छोटे वाले जुड़ के हमारे बड़े बनाते हैं।
अब एक फंडा मैं आपको बार बार क्या बता रहा था, जैसे हम कोई भी खाना पीना खाते हैं तो वो खाना हमारे पेट में जाएगा और पेट में जाके वो डिसोसिएट होता है, टूटता है, और टूटने के बाद क्या होता है हमारी बॉडी में उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्ब होता है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा बड़ा कार्बोहाइड्रेट है, मान लो यहाँ पे जैसे रेफिनोज हो गया, तो ऐसा नहीं है कि रेफिनोज डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे ब्लड में, ना ना ना, क्योंकि वो बड़ा पार्टिकल है। तो सबसे छोटा जो हमारा ग्लूकोज होता है सिर्फ वही हमारा एब्जॉर्ब होता है। बाद में क्या होता है जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये जुड़ के हमारे बड़े पार्टिकल में फॉर्म हो जाते हैं। और इस तरह हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ क्या होता है मोनोसैकेराइड ही हमारा मोस्टली जो है एब्जॉर्ब होता है, बड़े पार्टिकल एब्जॉर्ब कम हो जाते हैं क्योंकि उनका साइज हमारा बड़ा हो जाता है। तो ये छोटे पार्टिकल आते हैं और एक्चुअल में एनर्जी हमारे इसी ग्लूकोज से यहाँ पे देखने को मिलती है। वो आप सेकंड यूनिट में अच्छे से पढ़ने वाले हो। अब इसी की हमारी एक आखिरी क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं पॉलीसैकेराइड। अब देखो पॉलीसैकेराइड क्या होता है, इसको हम यहाँ पे ग्लाइकॉन्स भी बोल देते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है, यानी कि इसमें जो हमारे मोनोसैकेराइड थे, जो सिंगल यूनिट थी, वो ढेर सारी मिली होती है, यानी कि बहुत सारी जो मोनोसैकेराइड की जब यूनिट आपस में मिल जाती हैं तो वो हमारा कहलाता है पॉलीसैकेराइड। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा, अगर 10 तक जुड़ रही है तो हम उनको यहाँ पे क्या बोल देते हैं ओलिगोसैकेराइड। लेकिन 10 से ज़्यादा भी अगर हमारी ग्लूकोज की यूनिट आपस में जुड़ती रहती हैं तो वो हमारी कहलाती है पॉलीसैकेराइड। यानी कि पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, यानी कि बहुत सारी। तो दे फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। जब 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड की यूनिट बन जाती हैं तो उसको हम यहाँ पे पॉलीसैकेराइड बोल देते हैं। अब इन दिस वन मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टार्च पॉलीसैकेराइड ऑन हार्ड इज डिसोसिएट इनटू मोर देन 10। अब इसका एग्जांपल हमारे जैसे हो गया स्टार्च हो गया या फिर सेलुलोज हो गया, तो इसमें बेसिकली एन लगा, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो कार्बन की जो पूरी ग्लूकोज की यूनिट है वो हमारी 10 से भी ज्यादा होंगी, और इसमें जब डिसोसिएट करवाएंगे तो हमारी ढेर सारी ग्लूकोज की यूनिट यहाँ पे टूटना शुरू हो जाती है। अब एक बात और मजेदार वाली क्या होती है, जैसे ये हमारे छोटे छोटे सैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइड ही आपस में जुड़े होते हैं, तो ये जो होते हैं ये हमारे मोनोसैकेराइड हो गए, और जो बीच में ये आपको दिख रहे होंगे ये होते हैं हमारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेड, और इसी की वजह से हमारे ये सारा का सारा होता है। तो अब अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे अपने कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर ली है। देखो यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना था, पूरे क्वेश्चन में कोई भी जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स है उसकी 3 बातें हमें बेसिकली करनी थी। पहला इंट्रो वगैरह देखो हम देख ही लेते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें मेन देखना होता है उसका क्लासिफिकेशन, देन उसके केमिकल नेचर के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चर वगैरह यही सब बातें करते हैं, और इसके अलावा उसके बायोलॉजिकल रोल के बारे में, यानी कि जैसे ये जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं इनका हमारी बॉडी में एक्चुअल में क्या रोल है, यानी कि हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का हमने सिंपल हमने इंट्रो यहाँ पे देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, इसके अलावा हमने इसके क्लासिफिकेशन देख ली। अब आप चाहो तो इसको इस तरह लिख सकते हो, यानी कि एक ये लिख देना, एक आप ओलिगो लिख देना, ओलिगो के अंदर ये हमारे 2 आते हैं, और आप डायरेक्टली पॉलीसैकेराइड यानी कि ये पूरा बना के आता ना, आपका काम हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट्स के केमिकल नेचर के बारे में। अब देखो ये जो हमारा केमिकल नेचर है इसमें सिंपली हम बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट उसका स्ट्रक्चर मेनली क्या होता है। तो अब हमको क्या पता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी सबसे बेसिक इकाई हमारी होती है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज से मिलकर ही बाकी हमारा सारा कुछ बन रहा होता है। अब देखो सबसे छोटा तो नहीं बोल सकते क्योंकि ग्लूकोज में हमारे बेसिकली क्या होते हैं 6 कार्बन होते हैं, लेकिन जो हमारी एक राइबोज शुगर होती है, एक डीऑक्सीराइबोज होती है, उसमें हमारे 5 कार्बन भी प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे छोटी तो नहीं होती, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा फेमस यही है, और इसी का एब्जॉर्प्शन होता है, और इसी के बाद मेनली हमारी बॉडी में जाके बाकी के मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह बनेंगे, और हमारी बॉडी में जो एटीपी है यानी कि एनर्जी है वो भी हमें इसी ग्लूकोज की वजह से ही देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल केमिकल नेचर में एक तो इसका स्ट्रक्चर बना के आ जाना है। अब इसके स्ट्रक्चर में सिंपल क्या होता है, हमें फॉर्मूला पता है कि एक हमारा C6 होता है, देन H12 होता है, देन O6 होता है, ये हमारा होता है इसका बेसिक फॉर्मूला। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख के आ जाओगे, C6 है तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हो गए। अब यहाँ जो बीच में आपको डॉट दिख रहा होगा ना, ये डॉट पॉइंट है, ये हमारा कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये लाइन स्ट्रक्चर में होता है। अब यहाँ पे हमारा इधर लगा होता है डबल बॉन्ड O। अब मैंने थोड़ा बहुत आपको ऑलरेडी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 1 करा दी, और वहां मैंने आपको कुछ कुछ समझा दिया है। जैसे ये कार्बन है और इस कार्बन में जब हमारे डबल बॉन्ड O लग जाता है, इधर हमारे R ग्रुप कोई भी लगे होंगे या S लगा होता है कुछ भी, तो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे कीटोन ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा हमारा मान लो ये कार्बन है और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे हमारा S लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा R ग्रुप लगा होगा, और इसको हम यहाँ पे CHO बोल देते हैं। तो ये होता है, ये हमारा होता है एल्डिहाइड वाला ग्रुप। यानी कि इसी तरह हमने बहुत सारे पढ़े हैं, मान लो हमारे ये R है और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O है, और इधर हमारा OH लगा होता है, यानी कि इसको हम यहाँ पे RCOOH बोल देते हैं, और ये जो ग्रुप होता है इसको हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और किसी भी सब्सटेंस के आगे पीछे अगर ये कहीं भी लग जाते हैं तो उस पूरे सब्सटेंस का नेचर ही बदल देते हैं, यानी कि केमिकल नेचर बदल देते हैं। अब एग्जांपल में अगर आपको दिखाऊं, मान लो ये हमारा CH3 है, ठीक है। अब इस CH3 के इधर अगर मैंने मान लो CHO जोड़ दिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि एल्डिहाइड, यानी कि ये हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। CH3 जो हमारा
हमारा मिथाइल ग्रुप लगा है। अब मान लो मैंने क्या किया, CH3 और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, C डबल बॉन्ड O जोड़ दिया और यहाँ पे CH3 लग गया, तो ये हो जाएगा मेरा एक कीटोन ग्रुप और इसका नाम क्या होगा, एसीटोन हो जाएगा। यानी कि यहाँ CO लग गया, ये कीटोन का हो गया, ये मेरा एल्डिहाइड का हो गया। वहीं अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ CH3 और COOH जोड़ देता हूँ, तो ये बन जाएगा, ये जो ग्रुप लग गया ये बन जाएगा मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, यानी कि इसका नाम हो जाएगा मिथोनिक एसिड। यानी कि अब यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि ये मेरा एक एल्डिहाइड है, यानी कि देखो देखा जाए मिथाइल ग्रुप मेरा सेम है CH3, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से ये एल्डिहाइड हो गया, ये मेरा यहाँ पे कीटोन हो गया और ये मेरा यहाँ पे एक एसिड हो गया। यानी कि क्या समझ आ रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये एक्चुअल में क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस के नेचर को चेंज कर देते हैं। और हमें यहाँ पे क्या पढ़ना होगा कि जो मेरा कार्बोहाइड्रेट्स है उसका केमिकल नेचर क्या है, यानी कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें बेसिकली प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है और इसमें बेसिकली क्या है, कार्बन के बाद डबल बॉन्ड O जुड़ा है, एक इधर है एक इधर, यानी कि यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमें कीटोन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमारा कीटोन का होता है बेसिकली केमिकल नेचर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का। लेकिन यहाँ पे क्या है, इधर OH भी लगा है तो अल्कोहल का भी होता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारा पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स है ये बेसिकली यहाँ पे दो ग्रुप में मतलब पूरा हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। अब मेन हमारा ये बड़ा होता है कीटोन और एक हमारा एल्डिहाइड बड़ा होता है, तो इसमें बेसिकली चलता है। तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, यानी कि देखो अल्कोहल लगा होता है तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है, जिसमें बेसिकली दो फंक्शनल ग्रुप हमारे प्रेजेंट होते हैं, एक हमारा होता है कीटो फंक्शनल ग्रुप और एक हमारा होता है एल्डिहाइड वाला। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर एक सिंपल सा देखें तो मान लो ये कार्बन है और चार हमारी बैलेंस होती है, तो हमने चार कार्बन जोड़ दिए, तो यहाँ पे ये OH है, H है, CH2 है, ये OH है, ठीक है। तो यहाँ पे OH तो हमारा लगा है, जो हमारा यहाँ पे लगा होता है, और हमने क्या बोला, ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल होते हैं, ये तो होते हैं। लेकिन इनमें फंक्शनल ग्रुप हमारा देखो या तो इधर ये हो सकता है यानी कि एल्डिहाइड वाला C डबल बॉन्ड O और H है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या दिखाया था कि ये जो है ये मेरा एल्डिहाइड वाला होता है, और अगर ये लग जाता है कहीं भी तो उसका नेचर बदल जाता है। तो एक तो ये हमारा एल्डिहाइड हो सकता है COH है, यानी कि ये CHO हमारे यहाँ पे लग गया और इसका नाम क्या हो जाएगा, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हो जाएगा, यानी कि ये एक हमारा ग्लूकोज का फॉर्म होता है जिसको हम यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड बोल देंगे। और एक हमारा हो सकता है कि यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड O यानी कि बीच में लग जाए, इधर उधर हमारा R ग्रुप लगा हुआ है, जैसे हमारा यहाँ पे अगर लगा देंगे तो ये मेरा एक कीटोन हो जाएगा, एसीटोन हो गया, यानी कि इसका नेचर बदल गया। तो एक मेरा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लग सकता है। अब देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, CH2OH है, तो यहाँ CH2OH लगा हुआ है, इधर मेरा CH2OH है, यहाँ CH2OH लगा हुआ है और बीच में कार्बन डबल बॉन्ड O मेरा हो गया। तो ये मेरा हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, यानी कि दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया और इधर एसीटोन हो गया, इसको हम कीटोज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका दो नेचर हो सकता है, एक वो एल्डिहाइड में हो सकता है, एक वो यहाँ पे कीटोन वाले में हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो सकता है, दो नेचर इसका प्रेजेंट हो सकता है। अब दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट द रेशियो ऑफ 1:2:1, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मेरा इस रेशियो में प्रेजेंट होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, यानी कि 1 अगर जोड़ देंगे तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा और 6 जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पे ग्लूकोज बन के तैयार हो जाता है। मतलब देखो अगर सिंपल है, आपको जो केमिकल नेचर है अगर समझ नहीं आया तो आप लोग याद कर लेना। बाकी केमिकल नेचर बस सिंपल ये होता है कि मान लो कोई भी हमारा जो बायोमोलिक्यूल्स है उसका नेचर क्या है, यानी कि वो एसिड है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, क्या है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था बस वही है। और यहाँ पे क्या हमको ओवरऑल समझ आ रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एक एल्डिहाइड हो सकता है और एक हमारा कीटोन हो सकता है, और यानी कि दो फंक्शनल ग्रुप में ये डिपेंड कर सकता है। तो ये हो गया केमिकल नेचर। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये हमारी बॉडी में एक्चुअल में क्या करता है। तो ये हमको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो प्राइमरी सोर्स की तरह काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा एनर्जी है वो हमें इसी कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जिंदा है और ढेर सारे काम कर रही है। इसके अलावा दे सर्व एज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एज ग्लाइकोजन इन द बॉडी। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो हमारी बॉडी में लीवर में जाकर स्टोर हो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जब हमारी बॉडी को खाना पीना नहीं मिलता है तब यही ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में फिर से सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह इस्तेमाल होता है। यानी कि यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि जो ग्लूकोज है वो हमारा एक स्टोरेज फॉर्म की तरह यहाँ पे स्टोर हो जाता है। देन क्या है, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन। अब जैसे हमारा कोई भी सेल बना होता है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वहां पे भी हमारा थोड़ी बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जो हमारा सिग्नलिंग में और हमारे कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा दे आर कंबाइंड विद प्रोटीन एंड लिपिड टू फॉर्म इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। अब देखो ग्लाइको वर्ड हमारा ग्लूकोज से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हमारा जो ग्लूकोज है यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारा प्रोटीन्स और लिपिड इनके साथ कंबाइंड होकर हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड भी फॉर्म करता है। इसके अलावा दे हेल्प इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल विच इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड मसल। अब जैसे हमारी बॉडी होती है मान लो, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है ना उसके अंदर हमारा ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर होता है, और ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज आगे क्या होता है हमारा सेल्स के पास जाएगा और सेल्स इन ग्लूकोज का इस्तेमाल करके एटीपी बनाते हैं। तो हमारे जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज है ना वो एक लिमिट में प्रेजेंट होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम है। तो उसको मेंटेन करने
करने के लिए हमारा कार्बोहाइड्रेट बहुत हेल्प कर रहा है। मान लो कार्बोहाइड्रेट अगर हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है तो कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, अपने आप को डिसोसिएट यानी कि ग्लूकोज में कम कन्वर्ट होगा। मान लो ग्लूकोज हमारी बॉडी में कम है यानी कि ब्लड में कम है तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ग्लूकोज यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह ये कार्बोहाइड्रेट भी हमारे इसके लिए ग्लूकोज लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इट आल्सो टेक पार्ट इन द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब देखो ये जो हमारा डीएनए और आरएनए बनता है ना, इसमें बेसिकली 3 मेन पार्ट होते हैं, जिसमें से एक हमारी प्रेजेंट होती है राइबोज, या इसको हम बोल सकते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। यानी कि हमारा जो डीएनए आरएनए है उसमें एक शुगर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है, और जो शुगर मॉलिक्यूल है वो क्या है, वही तो हमारा एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि जो हमारे डीएनए आरएनए जो हमारी बॉडी में बने होते हैं, अनगिनत बने होते हैं, पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट का भी अपना मेन रोल होता है, तो उसमें भी हेल्प करता है। तो अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में ये इतने इंपॉर्टेंट काम है जो हमारा कोई भी कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में करता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आई होप अब आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सारी की सारी कहानी क्लियर हो गई होगी। अब अगर कभी एग्जाम में आता है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ये इंट्रो लिख के आ जाना, ये हो गया आपकी मेन एग्जांपल, ये वाला लिख के आ जाना कि कैसे आपका कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मेन इसके क्लासिफिकेशन हो गए, तो सबके बारे में 2-2 बातें, बस एग्जाम्पल मेन होता है वो आपको लिख के आना पड़ेगा। और पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल हो गया, और देन माना आपका आता है यहाँ पे केमिकल नेचर, तो ये लिख के आ जाना। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपके होते हैं बायोलॉजिकल रोल, ये कई बार आपके 2 नंबर में भी अलग से पूछे जाते हैं, तो बायोलॉजिकल रोल को आप लोग अच्छे से जो है यहाँ पे लिख के आना। तो अब हमारा नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स आता है लिपिड्स के बारे में। अब देखो जो लिपिड्स है ना उसके बारे में भी सेम हमको बातें करनी है जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात की थी। यानी कि पहले इसका एक ब्रीफ इंट्रो जानेंगे, देन इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, देन केमिकल नेचर, और देन उसके बायोलॉजिकल रोल के बारे में। अब देखो ये जो हमारा लिपिड है ना, ये हमारा एक ग्रीक वर्ड लाइपोज या इसको लिपोज बोल सकते हैं, उससे निकल के आया है, जिसका सिंपल मतलब होता है फैट। यानी कि देखा जाए सिंपल तो लिपिड्स हमारे डायरेक्टली जो है फैट से कनेक्टेड होते हैं। अब फैट हमारा क्या होता है, तो अगर हम सिंपल बात करें तो हमारे जो भी घर है ना उसमें जैसे आप लोगों ने घी देखा होगा, तो घी को हम यहाँ पे फैट बोल सकते हैं, और जो आप लोगों ने तेल देखा होगा उसको हम यहाँ पे ऑयल बोल सकते हैं। और अगर सिंपल देखा जाए तो अगर केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में देखा जाए तो फैट एंड ऑयल दोनों हमारी बस सेम चीजें होती हैं। जो फैट है वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है, और जो ऑयल है वो एक हमारे लिक्विड फॉर्म में होता है। तो देखा जाए एक्चुअल में जो हमारे लिपिड्स है वो फैट एंड ऑयल 2 सब्सटेंस को कंटेन करता है। जो हमारा सॉलिड फॉर्म में वो हमारा फैट हो गया, जो लिक्विड फॉर्म में वो हमारा ऑयल हो जाएगा। अब और इसके बारे में बात करें तो लिपिड्स हमारे सिंपल वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं। अब देखो आपने सिंपल देखा होगा, आप तेल है, तेल को लो और पानी मिलाओ, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम यहाँ पे घी ले लेते हैं तो वो भी हमारा पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। तो सिंपल क्या समझ आ रहा है कि लिपिड्स हमारा पानी में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन वहीं अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेते हैं जैसे हमारा ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, अल्कोहल हो गया, तो उनमें ये हमारा डिसॉल्व हो जाता है। अब एग्जांपल अगर देखना है लिपिड्स के, तो जैसे हमारा फैट हो गया, ऑयल हो गया, बैक्सेस हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। अब चलो एक काम आपको करना है कि एक हमारे जो लिपिड्स होते हैं ना उनको डिफाइन कैसे करोगे, तो एक डेफिनेशन आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है, और जब भी आप यहां से नोट्स बनाओगे तो वो डेफिनेशन आपको इसके अंदर अपने नोट्स जब आप बनाओगे तो आपको ऐड करनी है। ये हो गया आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के बारे में, बट उससे पहले हमने एक बेसिक फंडा समझ लेते हैं कि लिपिड्स एक्चुअल में हमारे होते ही क्या है। तो लिपिड्स हमारा ये तो हमको क्लियर हो गया कि लाइपोज वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है फैट, यानी कि फैट आप लोग जानते हो नॉर्मली। तो जो लिपिड्स होता है ना वो हमारा 2 सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, जिसमें एक हमारा होता है फैटी एसिड और एक हमारा प्रेजेंट होता है अल्कोहल। और जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो हमारा फॉर्म होता है ईस्टर। यानी कि अगर हम सिंपल डिफाइन करें, जैसे अभी तो मैंने आपको बोला है, लेकिन आप सिंपल डिफाइन कर सकते हो कि लिपिड इज द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। यानी कि एक तरह से क्या होता है कि फैटी एसिड एंड अल्कोहल दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक ईस्टर फॉर्म होता है, और वही जो ईस्टर हमारा बनता है वही हमारे यहाँ पे क्या है, लिपिड कहलाता है। अब कैसे बनता है, तो आप सिंपल लिख सकते हो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो हम अगर सिंपल बात करें फैटी एसिड के बारे में, तो फैटी एसिड क्या होता है, तो अगर हमें पता है कि एसिड हमारा एक्चुअल में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यानी कि वहां पे C+OOH ये हमारा होता है पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल, ठीक है। COG हमारा होता है इसका फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें अगर हम एक R ग्रुप जोड़ देते हैं, यानी कि या तो CH3 जोड़ेंगे, CH3 CH2 जोड़ेंगे, यानी कि या तो हम एक मिथाइल जोड़ेंगे या एक इथाइल जोड़ेंगे, कुछ भी जोड़ते जाएंगे, तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसको हम यहाँ पे फैटी एसिड बोल देते हैं। यानी कि एसिड एक कुछ अलग नहीं है, एसिड हमारा नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, बस फैटी एसिड क्या है कि वहां पे हम क्या जोड़ रहे हैं, नॉर्मल कोई भी एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं, CH3 CH2 CH3, यानी कि सिंपल हम क्या जोड़ रहे हैं, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, कुछ भी ऐसा जोड़ देंगे हमारा ये फैटी एसिड बनकर तैयार हो जाता है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे फैटी एसिड। अब लेते हैं हम इधर अल्कोहल। अब अल्कोहल हम सिंपल जानते हैं कि अल्कोहल हमारा OH वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और जब ये पूरा हम जोड़ देते हैं ROH तो हमारा बन जाता है अल्कोहल ग्रुप हो जाता है। तो अब हमको क्या करना है कि ये इन दोनों का मिलना है, यानी कि ये दोनों जब मिलते हैं तब हमारा लिपिड बनता है। तो हम क्या ले लेते हैं, इन दोनों को यहाँ मिला लेते हैं। तो यहाँ पे RCOH ले लिया, इधर हमने ROH ले लिया, यानी कि ये हमारा अल्कोहल वाला पार्ट हो गया, ये हमारा फैटी एसिड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब इनकी हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे
H2 यानी कि इसका OH और इसका H ये क्या होता है, जुड़ जाता है और ये माइनस हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, इसका OH इसका H यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे। तो अगर सिंपल देखते हैं, मान लो मैंने इसका ये OH निकाल दिया, यहाँ से मैंने इसका H निकाल दिया, तो अब क्या होगा, ये वाला जो O है वो डायरेक्टली मेरा इस C के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो बस वही काम होता है यहाँ पे कि R ले लिया, ठीक है, C डबल बॉन्ड O ले लिया। अब यहाँ पे ये बॉन्ड था, अब जो OH था वो मेरा यहाँ पे और ये H था इसका, यानी कि इसका H है, ये निकल गया, H2O निकल गया, यानी कि इधर का बचा O। तो अब O क्या करेगा, डायरेक्टली C के साथ आके जुड़ जाएगा। तो ये O जुड़ गया और उसके बाद यहाँ पे R जुड़ गया। तो ये जो पूरा बन गया ना, ये मेरा बनता है लिपिड, यानी कि ये एक्चुअल में मेरा लिपिड कहलाता है। और इसका जो ये वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मैंने आपको अभी ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था, अगर एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, वो पेज मेरा मिल जाए बस यहाँ पे। तो हाँ, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो देखो, ये जो था ये मेरा कीटोन था, मैंने बोला CH3O ये पूरा आता है। ये OH मेरा एल्कोहल था, ये मेरा एल्डिहाइड था, ये यहाँ पे दिख रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड था। उसी तरह मेरा एक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि यहाँ पे C है और मैं यहाँ पे एक O जोड़ दूँ, और जैसे मेरा ये था मान लो, तो ये O जोड़ के मैं यहाँ पे देन R लगा दूँ, H हटा दूँ। तो अब ये वाला जो मेरा बना यानी कि C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O है और इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो ये ग्रुप मेरा ईस्टर ग्रुप कहलाता है। यानी कि ईस्टर ग्रुप की पहचान क्या है, R डबल बॉन्ड O और देन O और देन R है। ये मेरा होता है ईस्टर ग्रुप। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे यही वाला मेरा ईस्टर ग्रुप बन गया। इसीलिए जो है हम यहाँ पे जो लिपिड्स होते हैं उनको बोल देते हैं कि दीज आर दी ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, यानी कि इन दोनों का मिलकर जो हमारा ईस्टर बनता है वही हमारा लिपिड कहलाता है। अब एक तरह से अगर देखा जाए तो आप इसकी मदद से ढेर सारे एग्जांपल बना सकते हो, बट जो R है और ये R डैश है, इनमें आप कुछ भी जोड़ते जाओ। CH3 जोड़ दो, CH3 जोड़ दो, एक बन जाएगा। CH3 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 ये जोड़ दो, यहाँ इथाइल जोड़ दो, मिथाइल जोड़ दो, प्रोपाइल जोड़ दो, जो भी जोड़ते जाओगे आपके यहाँ पे लिपिड जो है वो फॉर्म होते रहते हैं। तो ये हमारा हो गया सिंपल लिपिड हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के बारे में। तो लिपिड्स को हम यहाँ पे सिंपल 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा होता है सिंपल लिपिड, दूसरा हमारा होता है कंपाउंड जिसको हम हेटेरोलिपिड्स बोल देते हैं, और तीसरा यहाँ पे होता है हमारा ड्राई लिपिड, यहाँ पे एस लगे हैं। तो अब इनमें फर्क क्या होता है, तो अगर सिंपल लिपिड्स के बारे में बात की जाए तो दीज आर दी ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड और अल्कोहल। यानी कि सिंपल देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारे ग्लिसरॉल होते हैं, इसका मतलब क्या है, फैटी एसिड और अल्कोहल आपस में मिल जाते हैं और हमारा ग्लिसरॉल फॉर्म कर देते हैं। अब सिंपल और डिफाइन किया जाए तो दीज आर दोज लिपिड कंपाउंड दे डिड नॉट हैव अदर सब्सटेंस, दे आर बेसिकली ईस्टर फैटी एसिड और डिफरेंट अल्कोहल। यानी कि सिंपल देखा जाए तो हमने क्या देखा कि लिपिड्स हमारे किससे बन रहे हैं, फैटी एसिड एंड अल्कोहल से बन रहे हैं। तो जो हमारे सिंपल लिपिड होते हैं उनमें सिर्फ हमारी यही दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, यही दो सब्सटेंस हमारे प्रेजेंट होते हैं, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। जब इन दोनों को मिला के जो हमारे लिपिड बनते हैं वही हमारे सिंपल लिपिड यहाँ पे कहलाते हैं। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो, पहला एग्जाम्पल हमारा सिंपल फैट्स एंड ऑयल का आता है। हम ये जानते हैं कि अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो फैट है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा तो वही हमारा ऑयल हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में कि कैसे बनता है। तो जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एक तो हम लेते हैं फैटी एसिड और एक हम यहाँ पे लेते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल में हम यहाँ पे जो हमारे फैट्स एंड ऑयल है उनमें बेसिकली हमारे ग्लिसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और ग्लिसरॉल में क्या होता है कि यहाँ पे 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं, यानी कि जो हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं वो 3 जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है OH OSCH और OSCH2, और यहाँ पे आपस में जुड़े हैं, यानी कि बैलेंस ही आप देखोगे तो कार्बन के पास 4 ही हमारे जुड़े होते हैं। और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो अल्कोहल ग्रुप है यानी कि बेसिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो हमारे 3 जुड़े होते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इसके साथ हमको यहाँ पे फैट एंड ऑयल बनाने हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे OH है और हमने क्या देखा है, इस OH के साथ में हमारे ये कार्बोनिक एसिड यहाँ पे बाइंड करता है। तो यहाँ पे जो OH है वो हमारे बेसिकली 3 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो फैटी एसिड लेते हैं, यानी कि जो हमारा RCOH था ये हम यहाँ पे 3 लेते हैं, यानी कि 3 हमने यहाँ पे फैटी एसिड ले लिया। अब देखोगे सेम है RC डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये जो हमारा RC डबल बॉन्ड OH, यानी कि यही हमने फैटी एसिड यहाँ पे ले लिया, पर हमने यहाँ पे 3 मोल लिए। तो अब क्या होगा, हमारे तीनों फैटी एसिड क्या करेंगे, इसी एक ग्लिसरॉल के साथ बाइंड करेंगे। जो पहले का OH है वो हमारा इसके साथ जुड़ेगा, दूसरे का OH हमारा इसके साथ, तीसरे का OH हमारा इसके साथ। और जब जुड़ेगा तो आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगा, माइनस होता है। तो इधर हमें क्या दिखेगा, -3H2O, यानी कि इधर से निकलता है, या हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बाहर पहुंच जाता है। और जब यहाँ पे होगा तो अब क्या होगा, ये पहले वाला हम उतार लेते हैं, तो R हम डैश ले लेते हैं, यानी कि R अलग ले लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पे देखो ये OH हमारा हट गया, इसका हमारा OH हट जाएगा, तो H हट जाएगा, तो ये O हमारा डायरेक्टली इस कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ O आ जाएगा और ये CH2 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला, यानी कि पहला हमारा फैटी एसिड जो है यहाँ पे जाके जुड़ गया। अब सेकंड के बारे में बात करते हैं, तो दूसरा हम यहाँ पे R डैश ले लेते हैं, तो ये हमारा जुड़ेगा। अब यहाँ पे वही है, ये OH हटेगा, यहाँ से हमारा एक H हटेगा, तो ये O डायरेक्टली हमारे यहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो देखो R डैश, अब यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O हो गया, देन ये OH और ये H पूरा हट गया, तो ये वाला जो O है वो डायरेक्टली हमारे यहाँ पे जाके जुड़ गया। और ये CH हमारा लगा था, ये CH हमारा लगा रहेगा, यहाँ पे ये हटा देना।
अब थर्ड देखते हैं तो ये हमारा सेकंड वाला हो गया। थर्ड देखते हैं तो आर हमने तीसरे में, इसलिए ये अलग कर रहा हूँ कि यहाँ पे आर अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये आर अलग हो गया। फिर कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ये हमारा लगा है। अब इसका ओ एच हट गया, इसका यहाँ से एक एच हट जाएगा, तो ये ओ एच एक एच हट के -H2 हो जाएगा, और ये ओ डार्कली मेरा यहाँ जुड़ जाएगा, तो ओ डार्क यहाँ जुड़ गया, और CH2 मेरा यहाँ लगा हुआ है। तो ये मेरा हो गया तीसरा वाला फैटी एसिड, यानी कि 3 फैटी एसिड एक ही ग्लिसरॉल के साथ जुड़ गए, और इस तरह जो पूरा मेरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है ना, यही मेरा यहाँ पे फैट कहलाता है। और इसी फैट को हम यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड भी बोल देते हैं, क्योंकि देखो ग्लिसरॉल है, लेकिन यहाँ पे 3 हमारे एसिड जुड़ गए, तो ये हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कहलाता है, यानी कि 3 यहाँ पे ग्लिसरॉल के साथ हमारे एसिड यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और इसी को हम यहाँ पे फैट बोल देते हैं। और ऑयल क्या है, अगर हम इसी का एक लिक्विड वर्जन ले लेते हैं, यानी कि जो फैटी एसिड है, अगर इसमें मैं डबल बॉन्ड वाला कुछ ऐसा फंक्शन ले लेता हूँ, तो यही मेरा ऑयल कहलाएगा। सिंपल सा ये हमारा होता है फैट एंड ऑयल, और इस तरह ये पूरी रिएक्शन बनती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये मैं थोड़ा इसलिए बना रहा हूँ कि अगर कभी एग्जाम में आता है तो थोड़ा बल्क आपके पास हो, आप लोग एग्जाम में लिख कर आ पाओगे इस तरह ये पूरा बनता है, इस तरह पूरा बनता है, तो एक बेसिक मैकेनिज्म हो कि भाई मार्क्स पे आपको मिल पाए। तो ये हो गया। अब बेसिस के बारे में बात करें तो ये हमारे ईस्टर्स होते हैं, फैट्स ऐसी एल्कोहल के अदर देन ग्लिसरॉल, यानी कि जब ग्लिसरॉल के अलावा कुछ हम जोड़ देते हैं तो वो हमारे यहाँ पे बेसिस कहलाते हैं, जैसे हमारा बीस बैक्स हो गया या फिर कार्नाबा बैक्स हो गया। तो ये हमारा हो गया फैट एंड ऑयल सिंपल लिपिड का एग्जांपल। सेकंड हमारे यहाँ पे आता है कंपाउंड लिपिड। अब देखो कंपाउंड का सिंपल मतलब क्या होता है कि दीज आर आल्सो ईस्टर्स फैटी एसिड ऑफ एल्कोहल, यानी कि यहाँ पे भी हमारे क्या होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जोड़ के, ये देखो यहाँ पे भी क्या है, ये ईस्टर ग्रुप, ईस्टर ग्रुप ही बनाते हैं, लेकिन इनके पास एक एडिशनल ग्रुप और होता है जिसका नाम है फॉस्फेट। तो या तो फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, या किसी तरह का कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, या किसी तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होगी। यानी कि कंपाउंड लिपिड्स में क्या होता है कि कंपाउंड में एक एडिशनल चीज प्रेजेंट है, यानी कि ये मान लो पूरा बन गया, अब इसमें साथ में कुछ और ऐड कर दोगे तो वो आपका कंपाउंड लिपिड बन जाएगा। अब एग्जांपल देखा जाए तो यहाँ पे जैसे फॉस्फोलिपिड है, तो फॉस्फोलिपिड में क्या होता है कि आपका फैटी एसिड होता है, ग्लिसरॉल होता है, लेकिन साथ में आपका फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, और इससे बनती है फॉस्फोलिपिड। अब अगर आपको याद होगी तो जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन है, वो हमारी किससे बनी है, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि इस तरह हमारी ये पूरे फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से ये पूरा पूरा हमारा बना होता है। तो यही तो हमारा फॉस्फोलिपिड है, यानी कि ये जो फॉस्फोलिपिड है जिससे हमारी पूरी सेल मेम्ब्रेन बनी है, ये एक्चुअल में लिपिड्स का ही तो पार्ट होता है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल हो गया आपकी पूरी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर हो गई। इसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स हो गया, तो इसमें क्या होता है कि हमारा फैटी एसिड होगा, एल्कोहल होगा, लेकिन साथ में हमारे कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे हमारे ग्लाइकोलिपिड्स बन जाते हैं, ये कुछ हमारे प्रोटीन वगैरह हो जाते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए कंपाउंड लिपिड्स के बारे में। थर्ड हमारे यहाँ पे आता है ड्राइव लिपिड। अब देखा जाए यहाँ पे क्या है कि दीज आर दोज लिपिड विच इज ड्राइव फ्रॉम अ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड, यानी कि यहाँ पे क्या है कि हम सिंपल और कंपाउंड लिपिड जो हमारे ये बन गए थे, इनमें कुछ अल्ट्रेशन करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ ब्रेक डाउन करेंगे, और उसके बाद जो मेरे लिपिड्स बनते हैं उनको मैं यहाँ पे ड्राइव लिपिड बोल देता हूँ। जैसे मेरा ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड, फैटी एसिड, ये सब मेरे कहीं ना कहीं ड्राइव लिपिड के पार्ट आ जाएंगे। अब जैसे मान लो ये मेरा फैट है, अब मैंने इसका ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करते तो मेरा ग्लिसरॉल अलग हो गया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से क्या है, मेरा ड्राइव लिपिड का पार्ट कहलाया जाएगा, क्योंकि ये लिपिड्स के अंदर से मेरा जो है यहाँ पे ड्राइव हो रहा है। तो ये हो गया मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के बारे में। अब सिंपल देखा जाए बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल नेचर ऑफ लिपिड्स के बारे में। तो देखो केमिकल नेचर वैसे मैंने आपको सिंपल यहाँ पे बता ही दिया है कि जो मेरा लिपिड्स होता है वो सिंपल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, दो सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। पहला होता है फैटी एसिड, दूसरा होता है एल्कोहल। तो वही लिखना है कि दीज आर दी ईस्टर फैटी एसिड ऑफ एल्कोहल, यानी कि यहाँ पे एक हमारा ये पूरा फैटी एसिड हो गया, एक हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा एल्कोहल हो गया, और ये दोनों मिलकर हमारे इस तरह से लिपिड ड्राइव किया जाता है। और ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है ये मेरा यहाँ पे ईस्टर ग्रुप होता है, इसीलिए इसको यहाँ पे ईस्टर बोल देते हैं, और पूरी रिएक्शन को हम कई जगह ईस्टरिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो ये पूरा हो गया। इसके अलावा जो हमारे लिपिड्स है वो हमारे हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोलिसिस, रेंसिडिटी, सपोनिफिकेशन, ये सब रिएक्शन भी देते हैं, यानी कि जो हमारे लिपिड्स है। अब आपके जैसे ही थर्ड सेम में पहुंचोगे आपकी फैट एंड ऑयल वाले एक थर्ड यूनिट आती है जिसके अंदर आप ये सारा कुछ जो है देखने वाले हो। अब हम लास्ट में बात करते हैं लिपिड्स के बायोलॉजिकल रोल के बारे में। बाकी देखो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो एक आध आप ये भी बना के आ सकते हो। तो बायोलॉजिकल रोल में ये देखते हैं कि अब जो लिपिड्स है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए क्या मेन रोल प्ले करता है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में लिपिड का क्या क्या रोल है। सबसे पहला क्या होता है कि जो लिपिड्स होते हैं वो एनर्जी को स्टोर करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। अब जैसे हमारे ये आपको दिख रहे थे, जो मैंने यहाँ पे एक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स है, तो ये हमारे फैट है। तो जो एडिपोज टिश्यू है वो क्या करते हैं, इस फैट यानी कि इस रूप में क्या करते हैं, हमारी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, यानी कि ऐसे इनको स्टोर कर लेंगे और जरूरत आने पे इसी का यूज करके हमारी बॉडी एनर्जी अपने लिए बनाते हैं। इसके अलावा जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जैसे मैंने आपको बताया था, सेल मेम्ब्रेन में सेकंड जो फॉस्फोलिपिड हमारे कंपाउंड लिपिड के अंदर पार्ट आता था, इसी से हमारी सारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। और ये पार्ट किसका है, लिपिड्स का है। तो यहाँ क्या है कि दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इट, यानी कि हमारे सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारी फॉस्फोलिपिड या कोलेस्ट्रॉल हो गए, जो हमारे लिपिड्स का पार्ट है, उसी से हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है। इसके अलावा दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड
इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे हमारे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, तो इन सब के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करता है हमारा लिपिड्स, और इसीलिए ये हमारी फिजिकल इंजरी से हमको बचाता है। इसके अलावा लिपिड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। अब जैसे कुछ हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जैसे ए, डी, ई, के हो गया, ये हमारी बॉडी में नॉर्मली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है हमारा लिपिड। तो एक ये चौथा काम हो गया। इसके अलावा इट आल्सो एक्ट एज प्रीकर्सर फॉर बाइल एसिड, विटामिन, हार्मोन। हमारी बॉडी में जो बाइल एसिड आपने सुना होगा डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, फिर हमारा विटामिन हो गए जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, देन हमारे हार्मोन्स हो गए बॉडी में। तो ये सारे के सारे हमारे जो है इसी यानी कि लिपिड्स के द्वारा बनते हैं, यानी कि लिपिड का यूज करके हम लोग इनका बनाते हो, तो लिपिड एज अ रॉ मटेरियल की तरह हमारा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दे कंबाइंड विद प्रोटीन। अब जो हमारे लिपिड्स है अगर वो प्रोटीन के साथ कंबाइंड हो जाए तो हमारे लाइपोप्रोटीन्स बनते हैं, जैसे हमारा एचडीएल हो गया, एलडीएल हो गया, बीएलडीएल हो गया। तो ये हमारी बॉडी में लिपिड्स के ट्रांसपोर्ट में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो लिपिड्स है वो हमारी बॉडी में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि लिपिड्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, और इसके भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में लिपिड्स भी बहुत ज्यादा काम करता है। तो अब अगर देखा जाए तो हमने अपने पहले क्वेश्चन के दो मोस्ट इंपोर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में अच्छे से बात कर ली है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे बाकी के जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जैसे हमारे न्यूक्लिक एसिड हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये थोड़ा एग्जाम में कम आते हैं, तो हम क्या करेंगे इनको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे कवर करेंगे, यानी कि जो मेन बात है वो हम यहाँ कवर कर लेंगे। और इसके अलावा इन तीनों का ही हमारा जो बायोलॉजिकल रोल है ना ये हर बार एग्जाम में आता है, यानी कि मोस्टली हमारा यही पूछा जाता है, तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अपने न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब देखो न्यूक्लिक एसिड ना हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इसको समझते हैं ऐसे। अब देखो हम क्या जानते हैं कि हमारी जो टोटल बॉडी है उसका सबसे इनिशियल यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है, यानी कि सेल को ही क्या बोलते हैं हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि ढेर सारे सेल मिल मिलकर टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और देन हमारी बॉडी यहाँ पे फॉर्म होती है, यानी कि सबसे छोटा होता है हमारा सेल। अब जो हमारा सेल होता है ना उसके पास प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस, यानी कि जैसे मान लो ये हमारा होता है न्यूक्लियस। अब जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बीच में हमारे यहाँ पे इस पूरे को हम साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, इसके अंदर ढेर सारे हमारे ऑर्गेनल्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी एक हमारा छोटा सा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर हम न्यूक्लियस को अलग से माने तो उसके अंदर का न्यूक्लियस को हम यहाँ पे न्यूक्लियाई बोल देते हैं। अब ये जो आपको न्यूक्लियाई दिख रहा होगा इसके अंदर ना हमारे कुछ इस तरह का क्रोमोसोम करके ना पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और ये जो पूरा जेनेटिक मटेरियल है ये हमारा डीएनए एंड आरएनए की फॉर्म में यहाँ पे पूरा का पूरा प्रेजेंट होता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जो न्यूक्लिक एसिड है ना वो मेरा यही डीएनए और आरएनए ही होता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड इज नॉट अदर देन इट इज द डीएनए और आरएनए ऑफ आवर सेल, यानी कि हमारे सेल्स का डीएनए एंड आरएनए होता है। अब इसका काम क्या होता है, यानी कि ये हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे आपको बताया कि आप कभी आपने नोटिस किया होगा जैसे मान लो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, जब पापा हो गए, मम्मी हो गए, तो उनका ना कुछ कुछ चीजें हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। जैसे मान लो अगर कई बार देखा होगा किसी पिता की अगर आंखें चमकीली हैं या फिर ब्लू है तो बहुत चांस है कि उसके बेटे में या बेटी में जो आंखें होंगी ना वो हमारे ब्लू कलर की हो सकती हैं। या ये तो आपने देखा होगा कि अगर किसी के पापा जो है बहुत ज्यादा लंबे हैं तो हो सकता है बहुत चांस कि उसका जो बेटा होगा वो हमारा लंबा होगा। या मान लो अगर दोनों में से मम्मी पापा में से कोई अगर थोड़ा गट्टा है, थोड़ा हाइट कम है, तो हो सकता है कि बच्चों की हाइट भी कम होगी। तो आखिर ये भाई हमारे सेल्स को कैसे पता चल रहा है कि भाई आपके पिता ऐसे थे तो आपको भी ऐसा होना पड़ेगा, कैसे पता चल रहा है? ये सारा का सारा पता चलता है हमें इसी डीएनए और आरएनए की वजह से, या बोल सकते हैं इन्हीं जेनेटिक मटेरियल की वजह से। यानी कि सिंपल देखा जाए तो ये जो हमारे डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है कि हम कैसे हैं, हमारा कलर क्या है, हमारी हाइट कितनी, हमारी आंखों का कलर क्या है, ये जो भी हमारी बॉडी की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ये सारे के सारे कंटेन करते हैं। और जब हमारे मतलब आगे कोई भी अगर रिप्रोड्यूस करते हैं, आगे जो बच्चे के सेल्स आते हैं उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन हमारी ट्रांसफर हो जाती है। तो इसीलिए हमारा जो डीएनए एंड आरएनए है ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए, और इन्हीं डीएनए आरएनए को मिलाकर हम लोग यहाँ पे जो है न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं। अब एक फंडा मैंने आपको क्या बताया था कि एक हमारे होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, एक हमारे होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि एक होते हैं छोटे पार्टिकल, एक हमारे होते हैं बड़े पार्टिकल, ये मैंने बोला। तो ये जो मेरे न्यूक्लिक एसिड है ये मेरे यहाँ पे क्या है मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड मेरा एक बड़ा पार्टिकल होता है और ये मेरे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो जिन छोटे छोटे पार्टिकल से ये मेरे मिलकर बने होते हैं उनको मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, न्यूक्लियोटाइड्स बोल देते हैं। और ये जो मेरे न्यूक्लियोटाइड्स है ये फर्दर मेरे तीन चीजों से यानी कि तीन सबस्टेंस से मिलकर बने होते हैं, और इनमें बेसिकली तीन में पहला हमारा आता है पेंटोस शुगर, यानी कि यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है पेंटोस शुगर। देन यहाँ पे सेकंड हमारा आता है फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि इसमें फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा थर्ड हमारा आता है हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, और इसमें थर्ड नंबर पर होता है नाइट्रोजनस बेस। अब देखो पेंटोस शुगर हमको क्या पता है कि नॉर्मली हमने क्या देखा था कि ग्लूकोज भी एक हमारी शुगर होती है, और ग्लूकोज हमारी 5 कार्बन वाली होती है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि इससे नीचे भी हमारी एक होती है जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं,
और उसको पेंट मतलब होता है 4, तो इसको पेंटोस शुगर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है हमारे 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो ये हो गया पेंटोस शुगर। अब जो पेंटोस शुगर है ये 2 टाइप की हो सकती है, एक हमारी होती है राइबोज और एक हमारी होती है डीऑक्सी राइबोज। ये मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा, बस इतना समझो कि राइबोज शुगर प्रेजेंट है तो ये हमारी हो गई आरएनए, और अगर डीऑक्सी राइबोज प्रेजेंट है तो ये हो जाएगी हमारी डीएनए। यानी कि जो आपको डीएनए और आरएनए दो अलग अलग दिख रहे होंगे, इनका मेन मोटिव हमारा इसी शुगर की वजह से इनका नाम हमारा अलग अलग होता है। इसके अलावा इसमें फॉस्फेट के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो हमारी इसमें एनर्जी की तरह काम करते हैं, और यहाँ पे हमारे नाइट्रोजनस के बेस होते हैं। तो ये आपने देखा होगा, ये हमारे ए सी इस तरह पूरा बनता है, यानी कि जो हमारा डीएनए आरएनए का फ्रेगमेंट बनता है उनकी जो पेयरिंग है वो हमारी इसी नाइट्रोजनस बेस के वजह से यहाँ पे पूरी पूरी होती है। अब जैसे आप आगे जाओगे आपको डिटेल में ये सारा फंडा समझ आएगा, और अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में देखना होगा तो यूट्यूब पे आप नॉर्मल वाली वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये हमारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, ट्रांसमिटिंग एंड एक्सप्रेसिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो मैंने बोला कि जो हम लोगों की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी हमारे इन्हीं न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होती है इन दी फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यानी कि डीएनए और आरएनए के फॉर्म में। अब दीज आर पॉलीमर्स मेड अप ऑफ रिपीटेड यूनिक आर न्यूक्लियोटाइड। जो मैंने बोला कि ये जो होते हैं ये हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड, और ये छोटी छोटी इकाई यानी कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। तो वही क्या है कि ये हमारे पॉलीमर्स हैं जो रिपीटिंग यूनिट यानी कि न्यूक्लियोटाइड से मिल के बने होते हैं। अब जो हमारे न्यूक्लिक एसिड इसकी खोज की थी, अब देखो खोज का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने बनाया था, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी भाई सेल से मिलकर बनी होती है, सेल्स के अंदर ऑलरेडी न्यूक्लियस प्रेजेंट था। बस इन्होंने पता लगाया था कि भाई हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर इस तरह के न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, और वही न्यूक्लिक एसिड है जिनकी वजह से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जाते हैं इसी न्यूक्लिक एसिड की वजह से। तो इनका नाम था फ्रेडरिक मिसर, जिन्होंने 1869 में इस चीज का यहाँ पे पता लगाया था। अब देखो इसके बारे में बहुत सारी बात है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा शॉर्ट में करने वाले हैं। तो अब हम सिंपली बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो यहाँ पे हम इनको सिंपली 2 टाइप पे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है हमारा डीएनए, एक हमारा होता है आरएनए। अब जो डीएनए इसको हम यहाँ पे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं। क्या नाम हो गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एन हमारा न्यूक्लिक एसिड के लिए और डी हमारा डीऑक्सी राइबो, जो मैंने बोला कि जो पेंटोस शुगर है वही हमारी डिसाइड करती है। अब ये क्या होता है कि इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें मोस्टली हमारा डीएनए ही प्रेजेंट होता है। अब ये करता है क्या? तो इट स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब जो डीएनए है उसके 2 मेन काम होते हैं। एक तो ये है कि जो हमारी ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इसको हेरिडिटरी इसलिए बोल देते हैं, हेरिडिटरी, क्योंकि ये हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर लेके आती है, तो इसको हम हेरिडिटरी बोल देते हैं, यानी कि विरासत में ऊपर से आ रही है, और इसी को हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो डीएनए है उसका बॉडी में काम क्या होता है कि ये प्रोटीन को बनाने में हमारी हेल्प करती है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि जो केमिकल नेचर है, तो इसी से आपको समझ आ जाएगा कि इसमें बेसिकली 3 चीजें हमारी प्रेजेंट होती है, पेंटोस, फॉस्फेट, हाइड्रोलाइसिस। तो जो हमारा डीएनए है इसमें बेसिकली हमारी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट, यानी कि डीऑक्सी राइबो शुगर प्रेजेंट होती है, और ये डबल स्ट्रैंड, यानी कि देखो ये इस तरह की डबल स्ट्रैंड वाली होती है। यानी कि यहाँ पे अगर मान लो ये हमारा एक न्यूक्लियोसाइड न्यूट्रोजन बेस है और इधर दूसरा है, तो ये इस तरह आपस में जुड़े होते हैं कि ये डबल स्ट्रैंड वाली हमारी हो जाती है, ठीक है। अब इसमें शुगर हमारी डीऑक्सी राइबोज होती है। अब ऐसा क्या होता है? तो देखो नॉर्मली क्या होती है कि ये हमारी होती है राइबो शुगर। अब राइबो शुगर आप समझ लो यहाँ पे 5, देखो 1 2 3 4 और एक कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, तो 5 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इधर हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये पूरा इस तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारा OH लगा है, H लगा, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ H है, OH है, यहाँ पे CH2OH है और यहाँ पे H है। तो ये हमारी पूरी होती है राइबो शुगर। अब अगर इस जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा OH लगा होता है, जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोल देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा राइबो शुगर होगी। अब अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो सब कुछ हमारा एज इट इज सेम है, यानी कि जो वहाँ पे बातें थी, बस हमारा यहाँ पे जो OH था उसकी जगह यहाँ पे सिर्फ हमारा H लगा होता है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या समझ आ रहा है कि हमने यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल यानी जो ऑक्सीजन था उसको हटा दिया, तो उसको हम यहाँ पे डिलीट करना बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? डिलीट कर दिया ऑक्सीजन को, तो क्या आ गया? डीऑक्सी आ गया। तो बस जो हमारी यहाँ पे राइबोज शुगर थी इसके आगे आपको डीऑक्सी लगा देना है कि हमने ऑक्सीजन को डिलीट कर दिया, और हमारा ये कहलाता है डीऑक्सी राइबोज। यानी कि ये हमारी होती है नॉर्मल राइबोज शुगर और ये हमारी होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। तो बस यहाँ पे एक हमारी पेंटोस शुगर प्रेजेंट होती है डीऑक्सी राइबोज। देन यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस हमारे होते हैं, यहाँ पे हमारा एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन हमारे प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे फॉस्फेट ग्रुप भी लगे होते हैं। और जब तीनों आपस में मिल जाते हैं तब जाके अब जो डीएनए का एक्चुअल स्ट्रक्चर है काफी लंबा चौड़ा था, इसलिए मैंने सिर्फ ये बनाया है। अगर आप बोलोगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा शो कर दूंगा आपको। तो अगर कभी आता है आप अगर इसको बना सको तो भाई इसको बना के भी आ सकते हो। तो ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है और ये बेसिकली बात होती है। अब मेनली वही मैंने बोला कि बायोलॉजिकल रोल हमको देखनी ही देखनी है। तो जो हमारा डीएनए होता है उसका मेनली काम क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, फिर जो सेल एक्टिविटी होती है, सेल डिवीजन, इन सब में हेल्प करता है, और इसके अलावा रिस्पॉन्स फॉर इनहेरिटेंस, जो मैंने बोला कि जो हेरिटेज इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ से वहाँ पहुँचाने में हेल्प करता है। इसके अलावा आप यहाँ लिख सकते हो कि प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये हो गए मेनली हमारे डीएनए के बायोलॉजिकल रोल, यानी कि हमारी बॉडी में क्या काम करता है।
है। अब हम बात करते हैं आरएनए के बारे में, तो इसको हम यहाँ पे राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं, यानी कि राइबो हमारा राइबो से आया है, तो ये भी हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। आरएनए तो बहुत मेजरली रोल प्ले करता है। अब इसमें भी यही तीन बातें होंगी, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पे हमारा राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है डीऑक्सी की जगह। अब डीऑक्सी मैंने आपको बता दिया, ये हमारी नॉर्मल राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है और ये सिंगल यानी कि इस तरह की सिंगल स्ट्रैंड में हमारी प्रेजेंट होती है। अब इसमें भी हमारे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, यूरेसिल हो गया या साइटोसिन हो गया, और इसमें हमारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। और जब तीनों को मिला देंगे तब हमारे यहाँ पे आरएनए का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है। अब इसके बायोलॉजिकल रोल के बारे में अगर देखा जाए तो ये हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो हमारे राइबोसोम बनते हैं ना, उसके फॉर्मेशन में एंड फंक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक रेगुलेशन कराते हैं, और इसके अलावा हमारे जो सेल ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उसमें हेल्प करते हैं। और यहाँ पे एक लिखा है कि इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक तरह से इसका बायोलॉजिकल रोल हो गया। तो ये 4 से 5 बातें हैं जो आप लिख के आ जाओगे। तो बस इतना ही शॉर्ट में आपको देखना है अभी न्यूक्लिक एसिड के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं अपने अमीनो एसिड्स के बारे में। अब देखो जो अमीनो एसिड्स है ना, वो बेसिकली क्या होते हैं, तो ये भी हमारे एक तरह से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो बेसिकली हमारे प्रोटीन, मतलब एक तरह से क्या है कि ये अमीनो एसिड ना हमारे बायोमोलिक्यूल्स है, लेकिन जो अमीनो एसिड्स हैं उनको बोल सकते हैं कि वो एक तरह से माइक्रोमोलिक्यूल्स की तरह काम करेंगे, क्योंकि अमीनो एसिड जब ढेर सारे मिल जाते हैं तब जाके वो प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो अमीनो एसिड और प्रोटीन हमारे बोला जाए तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे बोल सकते हैं। अब देखा जाए तो क्या है कि दीज आर आल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि यही अमीनो एसिड मिल के हमारे प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन एक्चुअल में अमीनो एसिड कैसे बना होता है, तो यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही हैं, एक हमारा अमीनो है, एक हमारा एसिड है। तो जो अमीनो है वो हमारा अमीन ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप से मिला होता है, और जो एसिड है वो बेसिकली हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यानी कि COH, ये हम यहाँ पे जानते हैं। तो अब हमको क्या करना है, इन्हीं दोनों को यहाँ पे मिला देना है। तो ये हमने देखो इसके केमिकल नेचर में यही आ जाएगा कि ये हमने ले लिया पूरा अमीन ग्रुप और ये हमने ले लिया पूरा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे क्या करना है कि अब हमको इनको यहाँ पे जोड़ देना है। तो जब जोड़ेंगे तो आपको बताया कि कार्बन से जाके डायरेक्टली इस वाली चीज से जाके डायरेक्टली जुड़ेगा। तो जब इस पे जोड़ेंगे तो एक तरफ तो हमारा ये पूरा NH2 आ जाएगा, तो देखो ये हमारा जुड़ गया। एक तरफ इसका जो बचा हुआ H है वो आ जाएगा, एक तरफ जो ये R ग्रुप है वो आ जाएगा, और एक तरफ जो एसिड है वो आ जाएगा। तो ये जो पूरा हमारा फॉर्मूला बना है, इसी को हम यहाँ पे बोलते हैं जनरल फॉर्मूला फॉर अमीनो एसिड, और यही हमारा एक्चुअल में क्या है, एक अमीनो एसिड यहाँ पे कहलाता है। और जब ऐसे ही अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, आपस में जुड़ के बॉन्ड बनाते हैं, तो जो जुड़ा हुआ हमारा पूरा पार्ट है उसी को हम यहाँ पे प्रोटीन बोल देंगे, जो आपके आगे काम आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एग्जांपल कि एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कोई भी हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल्स है विच कंटेन एटलीस्ट 1 अमीन ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इसके अंदर एक अमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड होना प्रेजेंट है। और जब ये दोनों हमारे एक प्रेजेंट होंगे, मिनिमम एक प्रेजेंट होंगे, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, अमीनो एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमारा ग्लाइसिन हो गया, हमारे स्टेटिन हो गए, हमारे लाइसिन हो गए। तो ये हमारे इसी के एग्जाम्पल है। अब देखो आपको करना क्या है, ये सब हमारा सेम रहेगा, बस इस R में जोड़ते रहो। आप CH3 जोड़ दोगे अलग बन जाएगा, C2H5 जोड़ दोगे अलग बन जाएगा, C3H6 जोड़ दोगे अलग बन जाएगा। तो इस तरह बस आप इसमें जोड़ते रहोगे, चीजें आपकी यहाँ पे चेंज होती रहेंगी। अब अमीनो एसिड में वही 4 चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक हमारा अमीनो ग्रुप हो गया, एक हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एक हमारे यहाँ पे साइड चेन हो गई जो R हो गया, और एक हमारा हाइड्रोजन एटम हो गया। और यही पूरा कंप्लीट हमारा कहलाता है जनरल फॉर्मूला फॉर अमीनो एसिड। और बस R की जगह आप डिफरेंट जोड़ते रहोगे, आपके ढेर सारे अमीनो एसिड बनते रहेंगे। तो अब अगर देखा जाए तो देखो इसी फॉर्मूले से हमारे लगभग 300 तरीके डिफरेंट अमीनो एसिड बन सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के लिए जो प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमें मेनली चाहिए होते हैं 20 अमीनो एसिड। और ये जो 20 अमीनो एसिड्स होता है, इनमें से लगभग हमारे आधे होते हैं इसेंशियल और आधे होते हैं नॉन इसेंशियल। अब देखो ये फंडा मैंने यहाँ कवर नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल हमको इसके बारे में यहाँ नहीं चाहिए, बस इतना समझ लो कि इसेंशियल का मतलब क्या होता है कि ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म नहीं होते हैं। और जब हमारी बॉडी के अंदर ये वाले अमीनो एसिड फॉर्म नहीं होते हैं तो हमारी बॉडी को चाहिए होती है इनकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि जब हमारे पास टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं तभी हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोटीन को बनाती है। तो जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उनको हम यहाँ पे बोलते हैं नॉन एसेंशियल, क्योंकि उनकी हमें जरूरत नहीं है। और जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है उनको हम भाई खाना पीना खाते हैं बाहर से, तो इन चीज़ों से हमको मिलते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। और जब ये दोनों अमीनो एसिड हमारी बॉडी मिल जाते हैं तब जाके हमारी बॉडी में जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम इसके बायोलॉजिकल रोल के बारे में बात करें तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं ये हमारे प्रोटीन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है और हमारे प्रोटीन को बनाने में मेजर रोल प्ले करते हैं। अब जो प्रोटीन फॉर्म फ्रॉम अमीनो एसिड हेल्प टू रिपेयर बॉडी टिश्यू, अब ये जो प्रोटीन बनती है हमारी अमीनो एसिड से, ये हमारी बॉडी में बॉडी टिश्यू को रिपेयर करती है। इसके अलावा जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं कैन बी यूज एज एनर्जी सोर्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, ये हमारे कई जगह पे एनर्जी सोर्स की तरह भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे बाकी के जो न्यूरो
न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने हिस्टामिन के बारे में अभी नहीं सुना होगा, आगे आप सुनोगे, तो वो हमारा इसी अमीन से बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। तो ऐसे ही हमारे प्रीकर्सर की तरह भी काम करते हैं, यानी कि आगे इनसे हमारे बहुत सारे ड्रग जैसे बनते हैं। इसके अलावा मेनी एंजाइम्स एंड हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। इसके अलावा बहुत सारे हमारे एंजाइम या हार्मोन्स हैं जो हमारे इसी अमीनो एसिड से बने होते हैं, यानी कि देखा जाए इन्वॉल्व इन मैनी बायोलॉजिकल फंक्शन इन अवर बॉडी, यानी कि जो अमीनो एसिड्स है वो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये हो गया हमारा अमीनो एसिड्स के बारे में। अब हम सिंपल बात करते हैं अपने प्रोटीन्स के बारे में, और जो प्रोटीन्स है उनके बारे में सिंपल क्या समझते हैं कि ये हमारे लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रोटीन देखो जाए क्या क्या नहीं करता है, हमारी बॉडी में मसल्स बनते हैं, एंजाइम बनते हैं, रिसेप्टर, यानी कि बहुत कुछ है वो हमारा इसी प्रोटीन से बना होता है। तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि ये हमारे लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होते हैं मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि इस तरह के हमारे अमीनो एसिड मिल मिलकर क्या करते हैं, एक लार्ज बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, जिसको हम यहाँ पे प्रोटीन बोल देते हैं। अब ये हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए, यानी कि हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए और बॉडी टिश्यू को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये हमारे एसेंशियल, यानी कि इट इज एन एसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स बिकॉज इट प्रेजेंट इन अवर बॉडी इन लार्ज अमाउंट। अब ये हमारी बॉडी में एसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स है और ये हमारी बॉडी में एक लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अब ये एक लॉन्ग पॉलीमर की चेन होती है जो हमारी अमीनो एसिड से बनी होती है। एग्जांपल देखा जाए जैसे हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है उसमें हमारा एल्बुमिन प्रेजेंट होता है, फिर हमारे ग्लोबुलिन्स हो गए, फिर हमारे बॉडी के जो रिसेप्टर है जिससे ड्रग जाके बाइंड करके अपना एक्शन दिखाता है, रिसेप्टर हो गए, फिर हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज हो गए। तो ये सारे कहीं ना कहीं हमारे इन्हीं प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब प्रोटीन के केमिकल नेचर के बारे में बात की जाए तो वही है कि हमारे अमीनो एसिड से मिल के बने होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, तो बस एक अमीनो एसिड हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखो ये सेम है, यहाँ पे एक अमीन ग्रुप है, यहाँ कार्बोनिक एसिड है, आर है, एच है। अब ऐसे हमने जब ढेर सारे ले लिए तो बस आपस में इनको जोड़ना होता है। अब ये जुड़ते कैसे हैं, तो मैं तीन को यहाँ पे जोड़ के सिंपल अभी दिखा रहा हूँ। तो जैसे ये हमारा COH है, तो ये हमारा इस तरह होता है। ये हमारा NH2 है, इसको मैं निकाल सकता हूँ, एक N H के साथ जुड़ा है, एक H N के साथ ही जुड़ा होता है, लेकिन इसको अलग, और इसको हम हटाएंगे तो -H2 हो जाता है। तो माइनस करेंगे तो ये NH है डायरेक्टली मेरा इस कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड हटके ही मेरा जुड़ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे किस तरह बना है, कार्बन ठीक है, H ठीक है, R2 ठीक है, C ठीक है, अब सी के साथ डबल बॉन्ड O आ गया, उसके बाद ये OH हमारा हट गया और ये H हट गया, NH। देखो ये NH डायरेक्टली हमारे यहाँ जुड़ गया जाके, और ये कार्बन है, ये ठीक है, ये ठीक है, और ऐसा है। तो बस ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाता है और इसको हम यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बोल देते हैं। तो वही हमारा यहाँ पे इसके बीच जुड़ेगा, यहाँ पे इसके बीच जुड़ेगा, और ये हमारा इस तरह का पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा। और इस तरह हमारे ढेर सारे अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, और जुड़ते जुड़ते हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि देखा जाए तो प्रोटीन हमारा एक्चुअल में जो है एक लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होता है, जो हमारे ढेर सारे प्रोटीन अमीनो एसिड्स को मिला के हमारा जो है यहाँ पे प्रोटीन फॉर्म होता है। अब यहाँ पे जो आर है बस ये हम अलग अलग जोड़ते रहेंगे, तो हमारे जो अमीनो एसिड है वो अलग होते रहेंगे, लेकिन ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये हमारा यहाँ पे सेम रहता है। तो अब अगर हम यहाँ पे प्रोटीन्स के बायोलॉजिकल रोल के बारे में बात करें तो ये हमारी बॉडी में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है। इसके अलावा ये मेजर पार्ट होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन का, यानी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है उसमें प्रोटीन का भी रोल होता है, क्योंकि रिसेप्टर वगैरह सारे हमारे प्रोटीन से बने होते हैं। देन जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें हमारे प्रोटीन, क्योंकि फेब्रिन हमारा एक प्रोटीन का पार्ट होता है, तो वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारे बॉडी के इसेंशियल बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सभी कहीं ना कहीं हमारे इसी प्रोटीन से बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए एंटीबॉडीज हो गए, फिर एंजाइम्स हो गए, फिर हमारे रिसेप्टर हो गए, हार्मोन्स हो गए, तो ये सब हमारे कहीं ना कहीं प्रोटीन से बने होते हैं। और इसके अलावा ये हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि जो हमारी हीम यूनिट है, हमारी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन घूमता है ना ब्लड के थ्रू, तो वो ऑक्सीजन हमारा हीम यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर हीम यूनिट पे जाके चिपकता है, और वो हीम यूनिट हमारी प्रोटीन की बनी होती है, तो ये भी हमारे इसमें हेल्प करता है। इसके अलावा जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन है उन सब में भी हमारा प्रोटीन का रोल होता है। यानी कि अब अगर देखा जाए तो प्रोटीन हमारे इसके लिए बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो आई होप अब आपको जो है सभी बायोमोलिक्यूल्स के बारे में समझ आ गया होगा। तो अब अगर एग्जाम में कोई भी बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आएगा आप खाली छोड़कर नहीं आओगे। अगर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के बारे में आ गया तब तो आप बहुत डिटेल्स में लिख के आ जाओगे, और अगर आपका न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स के बारे में लिख के आ गया तब भी आप खाली छोड़कर नहीं आओगे, आप लोग आराम से जो है ये पूरा का पूरा लिख के आ जाओगे। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स देन राइट अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। या हम क्या करेंगे, एक एक करके इन तीनों के बारे में भी बात करेंगे। यानी कि अब अगर देखा जाए तो हमें अब मेनली बात करनी है अपने टॉपिक बायो एनर्जेटिक्स के बारे में। अब देखो ये जो हमारा टर्म बायो एनर्जेटिक्स है ये भी फर्दर हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक हमारा आता है बायो और एक हमारा आता है एनर्जेटिक्स। अब बायो का मतलब तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारी बॉडी के बारे में बात की जा रही है, यानी कि या तो लाइफ बोल सकते हैं या हम ह्यूमन बॉडी बोल सकते हैं। और एनर्जेटिक्स का मतलब
वाला होता है एनर्जी। यानी कि अब हम क्या देख रहे थे कि जैसे जब भी हम कोई भी खाना पीना खा रहे हैं वो हमारा फूड क्या कर रहा था, आगे जाके बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा था, जैसे हमने यहाँ भी देखा था। और ये जो बायोमोलिक्यूल्स है ये क्या कर रहे थे, आगे जाके एनर्जी फॉर्म कर रहे थे, यानी कि हमारी बॉडी में एनर्जी बना रहे थे। लेकिन क्वेश्चन आता है हाउ, यानी कि कैसे, आखिर ये जो खाना था इसने हमारी बॉडी में जाके ये जो एनर्जी है इसको बनाया कैसे। तो ये जो हमारी स्टडी होती है यानी कि स्टडी ऑफ एनर्जी, यही हमारी कहलाती है बायो एनर्जेटिक। अब केवल स्टडी ऑफ एनर्जी होती तो नहीं कहलाती, लेकिन हमारी इनसाइड द बॉडी यानी कि हम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इस एनर्जी के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वही पूरा फंडा हमारा आ जाता है बायो एनर्जेटिक्स के अंदर। यानी कि बोल सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द एनर्जी इनसाइड लिविंग बॉडी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हम एनर्जी की स्टडी करते हैं वही हमारी बायो एनर्जेटिक्स यहाँ पे सिंपल कहलाती है। अब ये एनर्जी बेसिकली होती क्या है, तो जैसे कोई भी हम बायोलॉजिकल प्रोसेस कर रहे हैं या हमारी बॉडी में कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है, मैंने आपको तब भी बताया था XYZ कोई भी हो रही है हमारी बॉडी में, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर यानी कि XYZ बॉडी के अंदर हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमको जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ATP की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अब वही आता है कि ATP हमारी कैसे काम करेगी। बाकी हम इतना तो जानते हैं कि ATP क्या होता है, एनर्जी करेंसी की तरह होता है। जैसे हमारी बॉडी में क्या एनर्जी है, लेकिन एनर्जी घूमेगी कैसे, एनर्जी तो बोलने वाला वर्ड है ना, तो एनर्जी एक्चुअल में ATP के फॉर्म में हमारी बॉडी में पूरी में सर्कुलेट होती है, और ATP ही वो है जो हमें पैसे। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई हमको रुपए चाहिए, ठीक है, यानी कि आपसे सिंपल बोला जाए कि अगर आपको मतलब कुछ भी खरीदना है, कपड़े खरीदने, तो आपको रुपए की जरूरत है। तो भाई रुपए क्या एक्चुअल में, रुपए है ये, यानी कि हम लोगों का रुपए क्या होता है INR, यानी कि ये हमारा इंडियन रुपी, ये हमारी करेंसी है INR। भाई अगर यूएस की बात करें तो उनकी जो करेंसी होगी वो होगी USD। इसी तरह हमारी जो बॉडी है, बॉडी की जो एनर्जी है वो हमारी होती है ATP। यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि रुपए चाहिए, लेकिन रुपए में एक्चुअल में हम क्या देते हैं, हम 100 INR देते हैं, यानी कि 100 रुपीज दे रहे हैं, INR दे रहे हैं। वही है जो ATP है वो एक्चुअल में हमारी बॉडी की एनर्जी होती है जो मनी की तरह है, और वही हमारी बॉडी में जाके सारे काम करती है। और इसी ATP एनर्जी की जब हम लोग स्टडी करते हैं वही हमारा बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। तो अगर सिंपल डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज द ब्रांच या पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द एनर्जी इनसाइड लिविंग बॉडी, यानी कि अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एनर्जी की स्टडी करते हैं वही हमारी ये है। अब एनर्जी एक्चुअल में क्या है, तो और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या बोलूंगा कि एनर्जी हमारी दो तरह की हो सकती है। यानी कि सिंपल ऑल ओवर एनर्जी को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। एक क्या होता है कि मान लो मैं सिंपल एक रिएक्शन ले रहा हूँ कि मान लो ये मेरी ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी के अंदर ढेर सारी केमिकल रिएक्शन चलती है, तो उनमें से एक रिएक्शन क्या है कि मेरी ए से बन रहा है बी। क्या बन रहा है, मेरा एक ए सब्सटेंस है और उस ए सब्सटेंस से मेरा बी बन रहा है। जैसे एग्जांपल हमारी ग्लाइकोलिसिस है, उसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो ग्लूकोज है उससे हमारा एग्जांपल में ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज बनता है, और एंड में हमारा लास्ट में क्या है, ग्लूकोज से हमारा पायरुवेट बनता है, और बीच में हमको एटीपी मिलती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो कहीं पे भी हमारे ए से बी बन रहा है, ठीक है। अब ये रिएक्शन ना ए से बी बन रहा है, ये दो तरीके से की जा सकती है। एक क्या होता है कि मान लो जब मैंने ए से बी बनाया तो ए से बी बनते टाइम मेरी एनर्जी यहाँ पे होती है रिलीज, यानी कि पहली कंडीशन हो सकती है कि मेरी एनर्जी रिलीज हो रही है जब मैंने ए से बी बनाया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मैंने जब यहाँ से ए से बी बनाया तो मेरी जो ए से बी बनी है ना, तो ए से बी बनाने के लिए मुझको जो है यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगी, यानी कि जब मैंने ए से बी बनाया तो मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पे जो है एनर्जी कंज्यूम हुई है। अब अगर रियल लाइफ में एग्जांपल देखा जाए तो जैसे हमारे ग्लाइकोलिसिस पाथवे है जो आपको यूनिट सेकंड में देखने को मिलेगा, तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि हमारा ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज से एंड यानी कि बहुत सारे रिएक्शन है, एंड में बताया जाए तो ग्लूकोज से हमारा पायरुवेट बनता है, और ग्लूकोज से जब पायरुवेट बनता है तो बीच में हमको जो है एटीपी मिलती है, यानी कि एनर्जी हमारी कंज्यूम होती है, यानी कि बोल सकते हैं कि एनर्जी हमें रिलीज हो रही है। और एक हमारे यहाँ एग्जांपल देख लो, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन है, तो जब हम लोग चल रहे हैं या मैं अभी बोल रहा हूँ या आप जो वीडियो देख रहे हो दिमाग चल रहा होगा, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारी बॉडी यूज करती है एनर्जी को, यानी कि क्या कि अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने में एनर्जी लग रही है, यानी कि मैंने जोर लगाया, मैंने एनर्जी कंज्यूम की, एनर्जी यूज की, और तब जाके मेरे मुंह से ये वर्ड निकल रहे हैं कि मेरे बाबू ने थाना खाया, ठीक है। एग्जाम्पल जस्ट जोक, यानी कि कुछ भी मेरे मुंह से निकल रहा है या मैं कुछ भी काम कर रहा हूं तो वो क्या हो रहा है, इस एनर्जी कंज्यूम की वजह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा होल्ड करके ना एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो अभी ना आपको बताया एलपीजी सिलेंडर की काफी क्राइसिस चल रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो ये मेरा एलपीजी है और मैंने क्या किया, इससे अपनी गैस कनेक्ट की और मैं यहाँ पे इसको आग लगा मतलब चला रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एलपीजी है उसके अंदर गैस भरी हुई है और यहाँ से क्या हो रहा है कि मेरी हीट यानी कि आग निकल रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये जो मेरी एनर्जी रिलीज हो रही है ये मेरा पहला वाला कंडीशन है, यानी कि यहाँ से मान लो मेरे ए से जो बी बन रहा है, यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरी गैस से जो हीट बन रही है, यहाँ पे गैस निकल रही है, तो साथ में मेरी एनर्जी यानी कि मेरी हीट निकल रही है। तो पहला कंडीशन ये आप समझ रहे होगे कि गैस का एग्जांपल देके समझ सकते हैं कि यहाँ पे मेरी एनर्जी जो है रिलीज होती है। सेकंड हमारा एग्जांपल आता है ये वाला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो बर्फ है, आइस है, अब जो आइस है मान लो वो पूरी जमी हुई है, मैंने बाहर निकाला, अब आइस क्या होती है, धीरे धीरे पिघलना शुरू होती है, यानी कि पानी में कन्वर्ट होगी, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होती है, वो क्या होती है, वो हीट को
एब्जॉर्ब करती है, यानी कि जब यहाँ पे इसको हीट मिलेगी तब जाके एब्जॉर्ब होगी। अब बोलोगे सर अगर हम बर्फ को गर्म ना करें, नॉर्मल रख दे तब भी तो पिघल जाएगी, तो भाई मेरे लाला नॉर्मल जब आप रखोगे तो एनवायरनमेंट की जो गर्मी है वो भी तो उस पर जाके लग रही है, और एनवायरनमेंट की जो गर्मी है वही उसको पिघला रही है। यानी कि अल्टीमेटली ये है कि जो मेरी बर्फ है वो क्या कर रही है, आस पड़ोस से, सराउंडिंग से, या अगर आप नीचे आग लगा दोगे तो उससे हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, और जब हीट को एब्जॉर्ब कर रही है तब जाके वो क्या कर रही है, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रही है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आइस है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरह से हमारी दो तरह की रिएक्शन निकल के आती हैं। जब कोई भी रिएक्शन हमारी होती है और वो एनर्जी को रिलीज करती है तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एक्सो, एक्स का मतलब होता है एग्जिट होना, यानी कि यहाँ पे मेरी जो एनर्जी है वो यहाँ पे रिलीज होती है। और जब भी कहीं मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जब जैसे आइस का पिघलना है तो यहाँ पे एनर्जी की मुझे जरूरत है, हीट की जरूरत है, तो वो मेरे कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एन वर्ड से आप जोड़ सकते हो एंट्री, और इसी से हमारी यहाँ पे क्या निकल के आती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, दो तरह की हमारी रिएक्शन होती है। अब जो एक्सोथर्मिक होती है उसको हम यहाँ पे एक्सर्जोनिक बोल देते हैं, यानी कि सिंपल देखा जाए जो एक्सोथर्मिक है इसी को हम यहाँ पे एक्सर्जोनिक बोल देते हैं, और जो एंडोथर्मिक है इसको हम यहाँ पे एंडरजोनिक बोल देते हैं। यानी कि एक्सर्जोनिक, एंडरजोनिक इज नन अदर देन इट इज वन अनदर नेम ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जो एक्स वर्ड है वो हमारा एग्जिट के लिए, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है, और जो एंड वर्ड है वो हमारा एंट्री के लिए, यानी कि यहाँ पे हमारी एनर्जी यूज हो रही है, एनर्जी का कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ एनर्जी ऑकर्स ड्यूरिंग बायोलॉजिकल रिएक्शन इनसाइड लिविंग बॉडी। यानी कि ये जो हमारा बायो एनर्जेटिक्स है इसमें क्या करते हैं कि हमारी जब एनर्जी रिलीज हो रही है तब, और एनर्जी कंज्यूम हो रही है तब, यानी कि जो कंप्लीट एनर्जी की स्टडी होती है इसी को मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, बायो एनर्जेटिक्स बोल देता हूँ। यानी कि इस वाले केस में जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही थी मेरी एनर्जी की, और जो एंडोथर्मिक थी यहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन हो रहा था, और दोनों की कंप्लीट स्टडी मेरी क्या कहलाती है, बायो एनर्जेटिक कहलाती है। तो नाम से क्या समझ आ रहा है, बायो एनर्जेटिक इनसाइड लिविंग बॉडी, और यहाँ पे स्टडी ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, दीज एनर्जी इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर मैकेनिकल वर्क एंड फॉर ग्रोथ। अब ये वाला फंडा मैं आपको आगे समझाऊंगा कि भाई एक्चुअल में एनर्जी हमारा क्या कैसे है। अब यहाँ पे ना एक बेसिक बात करते हैं, हमारी जो एनर्जी होती है ना उसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ इस तरह के डेरिवेशन बनाने होंगे। क्यों बनाने होंगे, क्योंकि एक तो हमें यहाँ पे जानना है फ्री एनर्जी के बारे में, एक हमको जानना है यहाँ पे एंथैल्पी के बारे में, और एक हमको जानना है यहाँ पे एंट्रोपी के बारे में। यानी कि तीनों के बारे में हमको बात करनी है, और देन हमको क्या करना है, इन तीनों का एक रिलेशनशिप निकालना है। इसके लिए हमें बेसिकली यहाँ पे कुछ बातों के बारे में जानना है, वही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिंपली बात करते हैं लॉ ऑफ बायो एनर्जेटिक्स के बारे में। यानी कि एक हमारा लॉ होता है, और ये जो हमारा लॉ होता है ये हमारा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे डिपेंड करता है। और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमारा क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि इनका कहने का मतलब क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी है उसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, वो केवल मेरी एक फॉर्म से दूसरे में जाती है। अब एग्जांपल देखा जाए, अब जैसे आप बोल रहे होगे, चलो मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में भी दो एग्जांपल दिए थे। एक मैंने आपको दिया था गैस सिलेंडर वाला, यानी कि अब वो पेज, एक तो यहाँ पे पेज हमारे खो जाती है। तो यहाँ क्या है कि मान लो ये हमारा एलपीजी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरी गैस है, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक मेरी गैस फॉर्म में एनर्जी स्टोर थी जो इसके अंदर थी, मैंने यहाँ पे आग लगाई और ये मेरी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब जो हीट एनर्जी है वो मेरे एनवायरमेंट में चली गई, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि वो खत्म नहीं हुआ, केवल क्या हुआ, उसका एक फॉर्म हमारा कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे क्या था, आइस था। अब आइस में क्या हुआ, यहाँ पे मेरी एक एनर्जी लगी है, और एनर्जी ने क्या किया, इसको किया, तो मेरे वेपर्स कुछ हमारे बने होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगी चीज है, यानी कि वेपर्स में यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से केवल फॉर्म चेंज होती है, मेरी जो एनर्जी है वो कभी खत्म नहीं होती। सारी की सारी एनर्जी अगर आपको लग रहा हो यहाँ खत्म है, तो वो मेरी जो एनवायरमेंट है वहां पे क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है वेपर्स में। तो ओवरऑल क्या निकल के आता है कि जो मेरी एनर्जी है वो ना कभी क्रिएट की जा सकती है, ना कभी डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो केवल मेरी एक फॉर्म से दूसरे में ट्रांसफर होती रहती है। वही मेरी यहाँ पे कहलाती है लॉ ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। और इसके लिए एक हमारा फॉर्मूला दिया गया है, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। अब जो Q है उसको यहाँ बोल सकता हूँ हीट है, यानी कि जो मेरी हीट को एक एनर्जी से रिप्रेजेंट मैं कर सकता हूँ, और डेल्टा E का मतलब होता है E फॉर एनर्जी, और डेल्टा E का होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और W का मतलब होता है वर्क डन, यानी कि कुछ ना कुछ काम किया गया। अब अगर मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से दिखाऊं, तो मान लो कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पानी को गर्म कर रहा हूँ, ये मान लो ये है, और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, पानी को यहाँ से गर्म कर रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ से गर्म कर रहा हूँ, तो एक तो मेरी जो एलपीजी है उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया हीट में, यानी कि थर्मल एनर्जी में। तो एक तो ये कन्वर्जन हुआ। अगर आजकल लोग बोलेंगे सर मैं तो इंडक्शन का यूज करता हूँ, तो इंडक्शन में क्या करते हैं कि जो मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको आप यहाँ पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये हो गया, यानी कि कन्वर्टर नहीं हो रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो हीट है ये मेरी गई वाटर के अंदर में, और वाटर में जब जाएगी तो वाटर में गर्मी होगी, तो वाटर के अंदर मेरी यहाँ पे हीट
एनर्जी बढ़ने शुरू हो गई। और जब अगर ये मेरी 100 से ज़्यादा हो गई, जब पानी इसको मैक्सिमम लिमिट में सह पाएगा, उसके बाद ये मेरे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये मेरी वेपर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि देखा जाए एनर्जी कभी खत्म नहीं हो रही है, वो केवल मेरी ट्रांसफर होती जा रही है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, क्यू इजिकल टू हीट है, यानी कि एक फॉर्म है कि मैं यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ किसी भी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ई फॉर हमारी इंटरनल एनर्जी है कि मान लो जो हमारे ये पानी था इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी मेरी प्रेजेंट होगी, तो वो है। अब जब मैं यहाँ पे हीट दे रहा हूँ तो ये जो मेरी एनर्जी है, मान लो यहाँ पे लेट मेरी करो, ये एनर्जी प्रेजेंट थी, 10 एनर्जी प्रेजेंट थी, एग्जाम्पल समझ लो, मान लो जस्ट समझ लो। अब मैंने यहाँ से हीट प्रोवाइड की, तो जैसे हीट दूंगा तो मेरी कुछ एनर्जी आएगी, तो मेरी क्या होगी, 10 से 11 होगी, 12 होगी, 13 होगी, यानी कि क्या हो रहा है, एनर्जी मेरी चेंज हो रही है। तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि मैंने यहाँ से क्यू फॉर हीट अप्लाई की, और यहाँ मेरी डेल्टा हीट क्या है कि जो मेरी इंटरनल एनर्जी थी उसमें कुछ ना कुछ चेंज होना शुरू हो गया, यानी कि वो 11 12 13, यानी कि कुछ ना कुछ चेंज हो रही है। तो इसलिए मैं इसको डेल्टा ई लगाता हूँ कि यहाँ पे मेरी चेंज हो रही है। और चेंज होने के बाद यहाँ पे प्लस करते हैं डब्ल्यू, यानी कि जब मैंने नीचे से हीट प्रोवाइड की तो एक तो मेरी एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन साथ में कुछ काम हो रहा है। तो वो वर्क डन क्या होता है कि एक्चुअल में मेरा पानी गर्म हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन भी हो रहा है। और अगर इसको बिल्कुल केमिकल लैंग्वेज में देखोगे तो जब हम यहाँ आगे आप थर्ड सेम में पढ़ोगे, तो जब भी हम पानी गर्म करते हैं तो पानी के इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब यहाँ पे गर्मी होती है तो नीचे वाले मॉलिक्यूल जब गर्म हो जाते हैं तो गर्म हल्का होता है, तो ये ऑटोमेटिक मेरे ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, और जो ठंडे वाले पार्टिकल वो दोबारा नीचे आते हैं, फिर नीचे से हीट आ रही है, ये गर्म हो जाएंगे, फिर ये ऊपर जाएंगे, फिर ठंडे वाले नीचे आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कन्वेक्शन होता है, और ये एक्चुअल में वर्क डन है कि मेरे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे मूवमेंट होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि ये एकदम सही और सटीक फॉर्मूला है कि जब हम हीट अप्लाई करेंगे हमारी इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज होगा, जिसको हम डेल्टा ई से करेंगे, और इंटरनल एनर्जी में हमारे चेंज हो रहा होगा, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ हमारा काम हो रहा होगा, जिसको हम डब्ल्यू से वर्क डन की तरह यहाँ पे डिनोट करते हैं। अब ये जो फंडा आपने देखा, ये तो मैंने इस एग्जांपल से समझाया, लेकिन ये हमारी बॉडी में भी ढेर सारा चलता रहता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर भी जो है बायोलॉजिकल रिएक्शन होती रहती हैं, जैसे हमारी फॉस्फोराइलेशन हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, और इस वजह से हमको जो है एनर्जी मिलती है। अब ये वाला जो फंडा है ये सारा आपको यूनिट सेकंड में, यानी कि ये मान के चलो कि अगर यूनिट 1 आपको अभी आधी समझ आ रही होगी, तो जैसे आप यूनिट सेकंड देख लोगे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ बायो एनर्जेटिक्स के बारे में, कि ये इस तरह का हमारा लॉ है, और इसके अकॉर्डिंग हमें ये समझ आता है कि जो हमारी एनर्जी है वो क्रिएट नहीं होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस उसका फॉर्म हमारा चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो हीट एनर्जी है वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारे जो इंटरनल एनर्जी है, हमारे इसकी एनर्जी है उसमें कन्वर्ट हो रही है। अब हम यहाँ बात करते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में। अब ये रिएक्शन हमारी एक्चुअल में क्या होती है, तो ये रिएक्शन हमारी जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था वही होता है कि जैसे हम जब भी कोई रिएक्शन करते हैं, जैसे मान लो ए से बी हमारा बन रहा है, तो अगर हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो हमारी कहलाती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन होते हैं जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि उनको ए से बी बनने के लिए किसी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन वो क्या करती हैं, और एनर्जी को रिलीज और करती हैं, यानी कि क्या करेंगे कि कोई जरूरत नहीं है और इवन एनर्जी को रिलीज और कर रही हैं, तो ये मेरी कहलाती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जो हमारी एनर्जी को रिलीज नहीं करती हैं, बल्कि एनर्जी उनको चाहिए और होती है काम करने के लिए, तो वो मेरे कहलाती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आई होप आपको स्पॉन्टेनियस नॉन समझ आ गया होगा, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है इसी को हम यहाँ पे एक्सोथर्मिक बोल देते हैं, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस उसको हम यहाँ पे एंडोथर्मिक बोल देते हैं। अब देखो यही एक फंडा बार बार आता है एनर्जी प्रोड्यूस करने का और एनर्जी का। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है ना, जैसे मान लो ग्लूकोज है, ठीक है। अब ग्लूकोज आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हम खाना पीना खाते हैं उससे मिल जाता है। देन हम लोग जो सांस ले रहे हैं उससे हमको ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। तो अब क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे इस ग्लूकोज के साथ जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा। अब आप बोलोगे इसमें भी ऑक्सीजन, तो भाई जो खाना पीना खाते हो ना उसके साथ भी ऑक्सीजन आती है, इसीलिए ग्लूकोज बनता है। तो ये हमारे इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 6 हमारे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाते हैं, 6 हमारे यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, और जब हमारा बचा हुआ उससे हमारी एटीपी रिलीज होती है। तो ये जो हमारी रिएक्शन जो आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये हमारी एक यहाँ पे एक्सोथर्मिक या एक्सर्जोनिक रिएक्शन होती है, जिससे हमको एटीपी फॉर्म होती है। और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आएगा, ढेर सारा ये काम होगा, और इससे क्या करेंगे, हमारे जो सेल्स हैं वो अपने लिए एटीपी को रिलीज करते हैं, और यही एटीपी क्या करेगा, हमारी बॉडी में जान देता है, यानी कि जो ताकत हमको मिलती है, जिसकी वजह से हम काम कर पा रहे हैं, मैं अभी बोल पा रहा हूँ, ये सब मेरे इसी एटीपी का होता है। यानी कि देखा जाए तो हमारी बॉडी में जो ये वाला रिएक्शन है, यानी कि एक्सोथर्मिक, जो ये वाला, ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। यानी कि जो हमारी ये एक्सोथर्मिक है ना, एक्सोजोनिक, ये एटीपी को रिलीज करती है, किसके लिए करती है, जिससे जो हमारी बॉडी की जो एंडोजेनिक वाली रिएक्शन है ये इसका यूज कर सके। और इसी तरह हमारी बॉडी में काम चलता रहता है, ये एनर्जी रिलीज करेगी जो एक्सोथर्मिक है, और एंडोजेनिक उसका यूज करेगी, और इस तरह हमारी बॉडी के जितने भी काम है वो सारे के सारे कार्य हमारी बॉडी के होते रहते हैं।
मतलब सिंपल क्या है कि जो हम खाना पीना खा रहे हैं उससे हमको एनर्जी मिल रही है, एटीपी मिल रही है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से, और जो हम चल फिर रहे हैं, हमारा दिमाग काम कर रहा है, हमारा डाइजेशन हो रहा है, इन सब में हमें इस एटीपी की जरूरत पड़ती है। और इसी तरह ये दोनों रिएक्शन मिलकर हमारी पूरी पूरी बॉडी को चलाती है, और यही सारी स्टडी आप बायो एनर्जेटिक्स के अंदर कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा हम बात करते हैं अपने तीनों कंसेप्ट के बारे में, यानी कि फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इनके बारे में। वैसे मैंने बेस आपका क्लियर कर दिया, यही सारा बेस उसमें आता है। तो हम बात करते हैं फ्री एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज अवेलेबल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब भी हमारी पूरी बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, चाहे वो ए से बी बनना, चाहे हमारे ग्लाइकोजन से एटीपी यानी कि हाइड्रोजन ये बनना, चाहे ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनना, यानी कि XYZ हमारी बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, तो उस केमिकल रिएक्शन होने के दौरान में जितनी टोटल एनर्जी हमारी प्रेजेंट होगी वो टोटल एनर्जी हमारी फ्री एनर्जी कहलाती है। क्योंकि आपको पता है एनर्जी खत्म नहीं होगी, डेस्ट्रॉय नहीं होगी, बस ट्रांसफर होगी। तो इसीलिए जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम यहाँ पे फ्री एनर्जी बोल देते हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिलेंडर वाला एग्जांपल दिया था, तो जब यहाँ पे हमने सिलेंडर का एग्जांपल दिया था, तो जो यहाँ पे गैस है वो एक एनर्जी का रूप है, और जो यहाँ पे रिलीज हो रही है ये एनर्जी का रूप है। तो टोटल यानी कि यहाँ अब भाई सिंपल बात है, गैस हमारी खत्म हो रही है तभी तो आग जल रही है। तो ये जो गैस है ये और टोटल कितनी आग जल रही है, टोटल अगर मैं काउंट कर लूंगा तो मेरी टोटल एनर्जी आ जाएगी कि टोटल एनर्जी कितनी होती है। तो वही टोटल एनर्जी मेरी फ्री एनर्जी कहलाती है। अब इसको डिनोट करता हूं मैं जी से। अब ये जो फ्री एनर्जी है, टोटल एनर्जी कभी सेम नहीं होती, क्योंकि हमने क्या देखा, एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे हमारी गैस है, गैस से हमारी हीट में जा रही है तो एनर्जी चेंज है, इसलिए इसको हम जो है डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। अब इसको हम यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी नाम से भी जानते हैं, और इसीलिए इसको हम जी से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसकी खोज की थी हमारी विलियम गिब्स जी ने, और इसीलिए इसको हम यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी भी बोल देते हैं। अब जो गिब्स फ्री एनर्जी है उनका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अब जो जी होता है इसको हम यहाँ पे बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, जो एच होता है इसको हम बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी यानी कि एच फॉर एंथैल्पी, और जो हमारा टी होता है, टी फॉर होता है टेम्परेचर, और जो हमारा एस होता है यानी कि डेल्टा एस होता है ये होता है एंट्रोपी के बारे में। तो अब थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर ये एंथैल्पी एंट्रोपी कहाँ से आ गई, और अगर एक बार आपको ये एंथैल्पी एंट्रोपी समझ आ गया ना, आपको ये पूरा फ्री एनर्जी वाला फंडा ही समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंथैल्पी के बारे में। देखो एंथैल्पी सिंपल क्या होती है कि टोटल जो हीट एनर्जी है उसी को हम एंथैल्पी बोल देते हैं, यानी कि एंथैल्पी कई हद तक हमारी जो है फ्री एनर्जी की तरह ही होती है, बस कुछ हमारी कंडीशन होती है उसको समझ लेते हैं। तो पहले एंथैल्पी के बारे में बात करें तो एंथैल्पी हम बोल सकते हैं टोटल हीट एनर्जी, यानी कि जो हमारी एनर्जी एक्सोथर्मिक में, जो हमारी एंडोथर्मिक में यूज हो रही है, टोटल जो एनर्जी है वही हमारी एंथैल्पी कहलाती है। अब एंथैल्पी को हम इस तरह समझ सकते हैं कि मान लो एक हमारा कंप्लीट सिस्टम है, ठीक है, ये मान लो एक हमारा पूरा सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर में टोटल जो हमारी एनर्जी इसमें प्रेजेंट होगी, टोटल हीट एनर्जी, उसी को हम यहाँ पे एंथैल्पी बोल देते हैं। नहीं समझे, चलो एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान लो हमारी यही रिएक्शन थी, यानी कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, और ये हमारा ऑक्सीजन है, और जब यहाँ पे हम इनको जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या बना है, C6CO2 बन रहा है, 6H2O बन रहा है, और यहाँ पे ATP रिलीज हो रही है। पर एक्चुअल में ये ATP रिलीज हो कैसे रही है, ये भी तो क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फंडा क्या आता है कि जैसे ये कार्बन 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन 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 और कार्बन और एक और, यानी कि इस तरह हमारे 6 कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन जुड़े होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जुड़ा होगा। तो यहाँ पे हमको क्या समझ आ रहा है कि ये जो हमारे कार्बन है ये कहीं ना कहीं हमारे हर एक क्या होते हैं, एक बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, और ये जो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं ना, ये बॉन्ड होते हैं जो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। यानी कि ये जो बॉन्ड, अगर मैं बोलूँ कार्बन से कार्बन जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन से कार्बन जुड़ने में ये बॉन्ड यूज हुआ, और ये बॉन्ड क्या करता है ना कुछ एनर्जी को कंटेन करता है, यानी कि जो हमारी मेन एनर्जी है वो हमारी इन्हीं बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये कैसे समझोगे, तो मान लो एक हम स्प्रिंग लेते हैं, और स्प्रिंग को पूरा मैं इस तरह से दबा देता हूं, अब दबा के रख देता हूं, तो अब ये स्प्रिंग है, ये क्या है, इस स्प्रिंग के अंदर हमारी एनर्जी स्टोर है। यानी कि अब मैं अगर इसको छोड़ देता हूं ना, स्प्रिंग एकदम हमारी ऐसे फूलेगी और बहुत दूर जंप करेगी। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर एनर्जी कंटेन है। इसी तरह क्या होता है कि हमारे जो ये होते हैं ना बॉन्ड, इनमें क्या होते हैं, एनर्जी आपस में मतलब बॉन्डों में कनेक्ट होती है। अब देखो क्या हुआ, ये मैंने 6 कार्बन ले लिए, और प्लस मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन ले लिया, यानी कि O2 जोड़े, तो ऑक्सीजन भी आपस में जुड़े होते हैं, तो इनमें भी एनर्जी है। अब क्या हुआ, जब इनकी रिएक्शन हुई तो हमारे बॉन्ड टूटे, और बॉन्ड टूटने की वजह से क्या हुआ कि जो ग्लूकोज था वो मेरा अब यहाँ पे CO2 में 6CO2 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे मेरी क्या कार्बन डाइऑक्साइड वाली एक गैस बन गई, इधर मेरा पानी बन गया। तो क्या हुआ, ग्लूकोज के ये बॉन्ड तो टूट गए ना, और जब ग्लूकोज के बॉन्ड टूटे तो ग्लूकोज के बॉन्ड टूटते टाइम क्या हुआ, मेरी एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि मेरा क्या हुआ, एक्चुअल में यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, और वही एनर्जी मेरी क्या कहलाती है, ATP रिलीज। यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ ATP मेरी क्या होती है, यहाँ पे रिलीज होती है।
तो आई होप अब आपको थोड़ा ये समझ आ रहा होगा कि मेरी एनर्जी रिलीज कैसे हो रही है। तो अब यहाँ पे एंथैल्पी एक्चुअल में क्या है, तो एंथैल्पी की बात करते हैं हम किसी सिस्टम को लेकर। अब सिस्टम क्या होता है भाई, सिस्टम कुछ भी नहीं है। अगर मान लो मैं बात करूं इस रिएक्शन के बारे में कि मैंने अपने बॉडी के पार्ट का ये रिएक्शन उठा लिया, तो यही मेरे लिए एक सिस्टम हो जाएगा। और इस सिस्टम के अंदर टोटल कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, यानी कि ये कार्बन बॉन्ड, ये टोटल एनर्जी कितनी प्रेजेंट है, वही मेरी एंथैल्पी कहलाती है। यानी कि एंथैल्पी सिंपल क्या होता है, एक हमारा पूरा कैलकुलेशन बोल सकते हो कि आपकी किसी भी एक सिस्टम के अंदर में कितनी टोटल एनर्जी प्रेजेंट है, वही मेरी एंथैल्पी कहलाती है। अब वो यूज होने से पहले, खत्म होने से पहले वो टोटल। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो एक्सोथर्मिक होता है इसमें एनर्जी रिलीज होते हैं और उसी एनर्जी का यूज कर लेते हैं मेरे एंडोथर्मिक वाली रिएक्शन, और तब जाके कोई भी काम चलता है। तो बस एंथैल्पी ये कैलकुलेट करती है कि टोटल एनर्जी कितनी थी, यानी कि रिलीज हुई और यूज किया हुआ सबको जोड़ के बस टोटल एनर्जी कितनी थी, वही टोटल एनर्जी मेरी एंथैल्पी क्या करती है, कैलकुलेट। यानी कि एंथैल्पी से मुझे पता चलता है। यानी कि अब अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो मेरा मान लो एलपीजी है, तो एलपीजी में जो गैस है ना, वो मेरा एक सिस्टम हो गया। अब ये गैस कितनी मेरी मतलब यहाँ पे रिलीज हो रही है या हो रही है, तो ये टोटल जो मेरी एनर्जी है वही मेरी एंथैल्पी कहलाएगी। अब इसको थोड़ा अच्छे से आप आगे और समझने वाले हो। अभी बस इतना समझ लो कि इट इज डिफाइंड एज इट इज टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी कि एक तरह से टोटल एनर्जी मेरी किसी भी सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने सिस्टम बता दिया कि अगर मैं इस रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ तो इसके अंदर टोटल कितनी एनर्जी प्रेजेंट है। अब एनर्जी कैसे होती है, मेरी बॉन्ड के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, जब बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, वही मेरे एटीपी वगैरह होगी, ठीक है। और मोस्टली आपने देखा होगा जब कोई चीज बड़ी चीज टूटती है तब मेरी एनर्जी रिलीज होती है, और जब कहीं छोटी छोटी चीजें आपस में मिलती हैं तब मेरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि वहां पे बॉन्डों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये हमारी टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इंक्लूड होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, बस प्रेशर एंड वॉल्यूम ये हमारा यहाँ पे सेम रहता है कॉन्सेप्ट। अब ये क्या हुआ है, तो एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं पानी को गर्म कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था। अब जब हीट यहाँ पे मैं गर्म कर रहा हूँ तो जो कुछ एनर्जी है, जो हीट है, वो मेरी इस पानी के अंदर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, और पानी मेरा गर्म हो रहा है। ये सिंपल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ और मेरी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है और कुछ मेरा काम हो रहा है, यानी कि पानी मेरा गर्म हो रहा है और इंटरनल एनर्जी मेरी चेंज हो रही है, और ये मैं जहाँ से टोटल प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या होगा कि अगर ये पानी को मैं मतलब और पानी डाल दूँ तो भाई और गर्म होता रहेगा, हीट जलती रहेगी। वहीं क्या करूँ, मैं इसके वॉल्यूम बढ़ा दूँ तो और ज़्यादा जलता रहेगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ ऊपर से प्रेशर और यहाँ से वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा, इसको मैं कॉन्स्टेंट कर देता हूँ, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जो मेरा पानी है वो एक मैक्सिमम एनर्जी को यहाँ पे मतलब खींच पाएगा, और वो उसकी हो जाती है टोटल एनर्जी की इसके अंदर कितनी प्रेजेंट है, और वही जो टोटल एनर्जी इसके अंदर प्रेजेंट होगी वही मेरी एंथैल्पी कहलाती है। तो ये समझ गए होगे। बाकी सिलेंडर वाला एग्जांपल आप समझ चुके हो कि टोटल गैस कितनी, अब जैसे हमारी ये मान लो 15-16 लीटर गैस जो भी इसमें होती है, 13 लीटर शायद होती है, तो एक लिमिट तक ये गैस को जला सकती है। जैसे ही हमारे अंदर की गैस खत्म होती है, बाहर हमारी गैस जलना खत्म हो जाती है, यानी कि एक टोटल यहाँ पे एनर्जी एक फिक्स क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। तो बस यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी बी। अब डेल्टा एच हमारा होता है चेंज इन एंथैल्पी। अब एंथैल्पी हमेशा हमारी चेंज होती है, इसलिए इसको चेंज में करते हैं। ई फॉर हमारी होती है टोटल इंटरनल एनर्जी, और पी और बी हमारे कांस्टेंट होते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। अब यहाँ पे बारी आती है कि जो हमारे डेल्टा एच है ये हमारा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, और उसी से हमारा डिसाइड होता है कि रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी। अब ये ना बहुत ही सिंपल है पता लगाना। अगर हमारा डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव आता है। अब नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या है कि जो हमारी रिएक्शन होगी वो हमारी होती है स्पॉन्टेनियस, यानी कि वो हमारी होती है एक्सोथर्मिक, यानी कि वो हमारी होती है एक्सर्जोनिक। यानी कि जो मैंने आपको इस तरह बताया था कि अगर मेरी क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो मेरी स्पॉन्टेनियस या एक्सर्जोनिक या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, वही आ रही है। बस अब हमको ये सीखना है कि डेल्टा एच नेगेटिव है तब ये हमारी एक्सोथर्मिक क्यों है। तो अब सिंपल सी बात है कि मान लो ये हमारी एलपीजी है और इसके अंदर जो टोटल मेरी एनर्जी है वो मेरी डेल्टा एच है, यानी कि एच मेरी टोटल इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। अब ये क्या हो रही है कि जब मैं गैस को चला रहा हूं, यानी कि गैस मैंने यहां चालू कर दी और गैस मेरी निकलना शुरू हो रही है, गैस रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रिएक्शन मैंने की है कि मैंने गैस को चालू किया और मेरी गैस यहाँ पे रिलीज होना शुरू हो रही है। तो जब मेरी गैस रिलीज हो रही है तो ये जो मेरा गैस वाला सिस्टम था इसके अंदर एंथैल्पी यानी कि एनर्जी क्या हो रही है, भाई ऑब्वियसली बात है कम होगी ना, क्योंकि यहाँ पे क्या गैस मेरी जल रही है, यानी कि जो मेरी गैस थी यहाँ पे वो गैस मेरी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और मेरी यहाँ से जो गैस थी वो मेरी कम हो रही है। तो गैस जब कम हो रही है तो मेरी जो डेल्टा है यानी कि टोटल एनर्जी सिलेंडर के अंदर थी वो मेरी कम हो रही है, यानी कि माइनस में जा रही है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आ रही है कि जब हमारे जो एंथैल्पी है यानी कि डेल्टा है, यानी कि सिलेंडर के अंदर टोटल सिस्टम के अंदर जितनी गैस थी वो मेरी माइनस में जा रही है, कम हो रही है, तो वो मेरी कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि जब सिलेंडर से गैस निकलेगी तभी तो बाहर जाके जलेगी, यानी कि यहाँ पे क्या है कि वो सिस्टम जिसमें मेरी एच माइनस होगा, यानी कि जब जो एनर्जी उसका यूज होगा, यूटिलाइजेशन होगी, बाहर निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी, वही मेरा कहलाता है एक्सोथर्मिक या एक्सर्जोनिक रिएक्शन। और वो कब होगा, जब मेरा जो एच है वो नेगेटिव हुआ। अब
नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से जो टोटल एनर्जी वो मेरी कम हो रही है। कम क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है। जब रिलीज हो रही है, जान लो ये मेरा सिस्टम है और यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका एच हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और जब नेगेटिव होगा तो मेरा ये है। तो हमने क्या निकाला है? हमने ये फॉर्मूला इसलिए निकाला है कि कोई भी हमारी रिएक्शन होगी, बस हम क्या करेंगे, हम उस रिएक्शन को सॉल्व करेंगे और क्या देखेंगे, डेल्टा एच क्या आ रहा है। अगर डेल्टा एच हमारा क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो ये हमारी सिंपल क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक वाली रिएक्शन हो जाएगी। और वही हम क्या चेक करते हैं कि अगर हमारा डेल्टा एच क्या आ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो ये मेरी हो जाएगी एंडोथर्मिक। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये पूरा सिलेंडर है और इसमें टोटल एनर्जी मेरी डेल्टा एच है, केवल एच है। अब ये एच अगर माइनस हो रहा है मतलब एनर्जी बाहर जा रही है, लेकिन अब ये जो एच है इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव जाएगी, पॉजिटिव का मतलब क्या कि अब इसमें और एनर्जी आ रही है, और अगर और एनर्जी आ रही है इसका मतलब क्या कि वो जो सिलेंडर मान लो ए है और ए के पास और एनर्जी आ रही है, मतलब ए क्या कर रहा है, एनर्जी को ले रहा है। और अगर ए एनर्जी को ले रहा है मतलब वो हमारी एंडोथर्मिक होगी। और ए में क्या डेल्टा एच है, और डेल्टा एच अगर एनर्जी को ले रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि क्या है कि अगर डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव होगा, यानी कि ए एनर्जी को ले रहा है, तो ये हमारी कहलाएगी एंडोथर्मिक, यानी कि एनर्जी को लेने वाला या एंडरजोनिक, एनर्जी को लेने वाला, या इसी को हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोल देते हैं, यानी कि इसमें एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब हो रही है। यानी कि मेरा ओवरऑल मतलब ये था कि एंथैल्पी मतलब होता है किसी भी एक गिवन सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी कितनी है, उसको एंथैल्पी बोलते हैं। और ये हम इसलिए पता लगाते हैं कि हमें ओवरऑल ये पता चल जाएगा कि जैसे ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन मेरी एंट्रोपी एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। और वो आप जानते हो कि एंडोथर्मिक को हम नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं और एक्सोथर्मिक को हम स्पॉन्टेनियस बोल देते हैं। अब इस वाली रिएक्शन में देखा जाए तो क्या हो रहा है, हमारा ग्लूकोज था और यहाँ था। अब जब इसमें कैलकुलेट करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या होगी कि जो डेल्टा एच है वो मेरा नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि जो ग्लूकोज के पास टोटल एनर्जी वो मेरी कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ ग्लूकोज क्या कर रहा है, टूट टूट के आगे एनर्जी को रिलीज कर रहा है, और एनर्जी जब रिलीज हो रही है तो वो मेरी क्या होगी, एक्सोथर्मिक है। यानी कि अगर मैं इस वाले सिस्टम की एंथैल्पी निकालूंगा तो वो मेरी माइनस के अंदर आएगी। तो यही मेरी होती है टोटल एंथैल्पी। आई होप आपको अब एंथैल्पी का पूरा बेसिक फंडा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एंट्रोपी के बारे में। अब एंट्रोपी देखा जाए तो एंट्रोपी बहुत ही सिंपल है। इसमें सिर्फ हम ये बात करते हैं कि रैंडमनेस कितनी है। अब मान लो एक मेरा कमरा है और बहुत साफ सुथरा है, ये बेड लगा है, ये अलमारी वगैरह सब रखा हुआ है सही से, और मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो ये जब सही होता है ना तो यहाँ पर रैंडमनेस कम है, यानी कि बिखरा फैला हुआ सारा का सारा। अभी मेरी टेबल एकदम रैंडमनेस भरी हुई है और वहीं पे सामान बिखरा हुआ है तो वो फैला होगा। तो रैंडमनेस क्या होता है कि जैसे कोई भी मेरा सिस्टम है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने व्यवस्थित तरीके से रखे हुए हैं। अब सॉलिड में जानते हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और एकदम पैटर्न में होते हैं, तो ये सॉलिड हो गया, यानी कि इसमें जो रैंडमनेस है वो मेरी कम है। लिक्विड में देखा जाए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बिखरे हैं तो रैंडमनेस है, और गैस में देखा जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा पार्टिकल हमारे बिखरे रहते हैं तो रैंडमनेस सबसे ज्यादा है। यानी कि अब अगर यहाँ देखा जाए तो रैंडमनेस मेरी गैस में सबसे ज्यादा होगी और लिक्विड में मेरी उससे ज्यादा, मतलब लिक्विड में गैस से कम लेकिन सॉलिड से ज्यादा होगी। तो ये पैटर्न रहेगा मेरा रैंडमनेस का। अब रैंडमनेस हमारे लिए क्यों जरूरी होती है? क्योंकि रैंडमनेस से हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो चीज़ है उसमें रिएक्शन हमारी कितनी जल्दी होगी। तो बस ये होता है हमारे यहाँ पे क्या, एंट्रोपी। यानी कि सिंपल क्या लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। यानी कि कोई भी जो सिस्टम होगा जो हमने एंथैल्पी में देखा था उसमें कितनी रैंडमनेस प्रेजेंट है उसको हम यहाँ पे पता लगाते हैं। अब वही बात आती है कि यहाँ पे हम रैंडमनेस को डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, और ये ना जस्ट हमारा उल्टा हो जाता है। अब जैसे हमने ऊपर क्या देखा था कि अगर हमारा डेल्टा एच है वो हमारा नेगेटिव आता है, यानी कि नेगेटिव आता है मतलब क्या है कि एनर्जी हमारी कम हो रही है। और एनर्जी कम कब होगी? जब हमारे किसी भी मान लो ए सिस्टम है तो उससे एनर्जी निकलेगी तभी तो कम होगी, तो ये हमारा नेगेटिव होगा, तब हमारी एक्सोथर्मिक होगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है, उसमें रैंडमनेस हमारी बहुत ज्यादा है। यानी कि देखो नेगेटिव था तब, लेकिन यहाँ पर रैंडमनेस ज्यादा है, और रैंडमनेस हमारी जितनी ज्यादा होगी उसमें जो एनर्जी है वो हमारी उतनी ज्यादा यहाँ पे रिलीज होगी। मतलब वो हमारा क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस, यानी कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी तो ये हमारी एक्सोथर्मिक। तो बस थोड़ा उल्टा चक्कर होता है, यहाँ पे नेगेटिव होती है तब स्पॉन्टेनियस होती है, और एंट्रोपी जब पॉजिटिव होता है तब स्पॉन्टेनियस होता है। और अगर एस हमारा नेगेटिव होगा, यानी कि जो एंट्रोपी अगर वो नेगेटिव होगी तो ये हमारी रैंडमनेस कम है, और रैंडमनेस अगर कम होगी, अब भाई सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज को रिएक्ट करते हो, मान लो आपने कोई चीज रिएक्ट की, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन चल रही है, आप रिएक्ट कर रहे हो, तो सॉलिड को बहुत देर लगेगी रिएक्ट होने में, गैस को सॉलिड से कम लगेगा, लेकिन लिक्विड को, लेकिन जो गैस है वो सबसे जल्दी हमारे रिएक्ट करते हो। और यही रीजन है कि जो अस्थमा एनर्जी आप जैसे गैस वगैरह लेते हो, ऑक्सीजन सूंघते हो, तो वो बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। वहीं जो सॉलिड टैबलेट खाते हो वो कम रिएक्ट करेगी, लेकिन वही जो लिक्विड पीते हो वो गैस से तो कम करेगी लेकिन सॉलिड से जल्दी रिएक्ट करती है। तो ये सब हमारा रैंडमनेस पे डिपेंड करता है। तो रैंडमनेस हमको ये बताती है कि कोई भी जो रिएक्शन है वो कितनी जल्दी होगी, यानी कि रैंडमनेस जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उतनी ज्यादा, यानी कि एनर्जी हमारी उतनी ज्यादा वहां पे रिलीज होती है।
तो अब अगर देखा जाए तो आपको एंथैल्पी एंट्रोपी का फंडा समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के बारे में। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या हुई थी, जो एंथैल्पी है वो मेरा ये कह रहा है कि जब नेगेटिव हूं ना तब भाई स्पॉन्टेनियस दूंगा, लेकिन एंट्रोपी क्या बोल रहा था कि भाई जब पॉजिटिव होऊंगा ना तब मैं स्पॉन्टेनियस दूंगा। तो अब हम भाई किसके माने, और हमको एक कॉमन चाहिए था जिसको हम लोग फॉलो कर सके, और इसी के लिए हमारी बनाई गई यहाँ पे रिलेशनशिप। और ये एक्चुअल में देखा जाए तो अभी जो आपने यहाँ पे फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा था या गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा था, वही होता है हमारा रिलेशनशिप। यानी कि हमने क्या देखा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे एच फॉर होता है एंथैल्पी, एस फॉर होता है हमारा एंट्रोपी। यानी कि देखा जाए तो जो हमने ये अभी पढ़ा था ना, यही एक्चुअल में हमारा रिलेशनशिप होता है। यानी कि लिख सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और यही हमारा क्या होता है, रिलेशनशिप। यानी कि अब देखा जाए तो द रिलेशनशिप कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग गिव्स फ्री एनर्जी के द्वारा हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। और गिव्स फ्री एनर्जी यूज टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉट। और यही है जो एनर्जी है, हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि कोई भी जो हमारी रिएक्शन हो रही है वो हमारे यहाँ पे स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो हमारी एनर्जी को रिलीज कर रही है या एनर्जी को कंज्यूम कर रही है। और यही पता लगाने के लिए हमारे ये पूरा का पूरा यहाँ पे सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा हो गया। अब यहाँ पे बस आप ये लिख के आ जाओगे और ये करके आ जाओगे। अब देखो यहाँ पे जो डेल्टा जी है, फ्री एनर्जी है, वो कैसे ज्यादा आएगी, जब हमारा डेल्टा जी ज्यादा आएगा, डेल्टा एच ज्यादा आएगा। और हमारे ये कम कब आएगा, जब हमारा डेल्टा एस कम आएगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये हमारा प्लस में होता है। तो बस सिंपल फंडा है। अब यहाँ पे आपको क्या लिख के आना है, तो अगर मेरा डेल्टा जी नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मेरे जो नेगेटिव में कब आएगा, जब मेरा डेल्टा एस ज्यादा होगा, यानी कि डेल्टा एस मेरा पॉजिटिव होगा, तभी तो ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो डेल्टा एस क्या होता है, पॉजिटिव। और डेल्टा एस जब पॉजिटिव होगा तब मेरी डेल्टा जी क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि नेगेटिव वाला फंडा ज्यादा हो जाएगा। यानी कि एज इट इज सारा का सारा मेरा खेल क्लियर हो रहा है। मैंने क्या बोला था कि डेल्टा एस मेरा पॉजिटिव होगा तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और एनर्जी रिलीज होगी, और वही यहाँ पे हो रहा है कि डेल्टा जी मेरा, यानी कि अगर ये नेगेटिव है तो ओवरऑल आंसर भी मेरा नेगेटिव आ जाएगा। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, मान लो मैं यहाँ पे वैल्यू निकालता हूँ ए, अब ए इक्वल टू मैं लिखता हूँ बी और माइनस में आता है सी। तो भाई सिंपल सी बात है कि ए की वैल्यू मेरी किस पे डिपेंड करती है, बी और सी पे डिपेंड करती है। अब अगर मान लो मेरा ए है, ठीक है, अब ए मेरा पॉजिटिव कब आएगा, यानी कि पॉजिटिव कब आएगा, तब आएगा जब मेरा सी छोटा रहेगा और बी मेरा बड़ा रहेगा। यानी कि ये मेरा जब ज़्यादा होगा तब मेरा पॉजिटिव आएगा, और ये मेरा कम होना चाहिए, यानी कि डेल्टा एस मेरा कम होना चाहिए, तब मेरी ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यानी डेल्टा एस मेरा कब कम होगा, डेल्टा एस कम होगा नेगेटिव, तब मेरी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसी से सारा का सारा फंडा मेरा क्लियर हो रहा है। तो बस यहाँ पे आपको डेल्टा जी के आगे ये दो वैल्यू लिख देनी है। अगर डेल्टा जी हमारा नेगेटिव है, यानी कि अगर ये वैल्यू मेरी नेगेटिव निकल के आ रही है, इसका मतलब ये है कि मेरी डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि नेगेटिव वाला फंडा मेरा ज़्यादा होगा। और नेगेटिव वाला फंडा ज्यादा होगा, यानी कि डेल्टा एस जब ज्यादा होगा तो मतलब क्या, स्पॉन्टेनियस, रैंडमनेस ज्यादा, एनर्जी नहीं एक्सटर्नल, वही लिखा है यहाँ पे। डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये एक्सोजेनिक या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ पे क्या है, ए से बी बन रहा है तो एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है। और डेल्टा जी हमारा नेगेटिव मीन्स यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू हमारी कम है, और डेल्टा एच की वैल्यू मेरी कम मतलब नेगेटिव कब है, तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस, यानी कि ये भी हमारे डायरेक्टली प्रूफ हो रहा है। तो डेल्टा एच की वैल्यू कम, टी डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा, यानी कि एंट्रोपी ज्यादा, ये ज्यादा। अब यहाँ पे आपने एक चीज और देखी होगी कि यहाँ पे जो डेल्टा है इसके हमारा टेम्परेचर भी मिला हुआ है, यानी कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है कि अगर टेम्परेचर मैं ज्यादा कर दूंगा ना तो मेरी जो रिएक्शन है वो एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा मेरी एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होती है। तो यहाँ पे ये भी प्रूव होता है कि अगर टी हमारा हाई है तो डेल्टा जी मेरा और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि टी मेरा माइनस के इधर है, और जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन हमारी और ज्यादा जो है यहाँ पे रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो बस यही पूरा का पूरा फंडा हमारे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब डेल्टा जी के बारे में बात करें, ये मैं आगे आपको बता दूंगा। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये मेरा कम आया, क्योंकि नेगेटिव वाला जब कम आएगा, अब वही हिसाब है कि 4 - 2 है, ठीक है, ये 2 है ये 4 है, तो अगर मैं 4 में से 2 घटाऊंगा तो भाई पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन भाई मैं अगर 2 में से 4 घटाऊंगा, यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी है ये छोटी है, तो मेरा आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो बस इसी पे मेरा डिपेंड करता है जी। अब यहाँ पे अगर जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है कि एच मेरा बड़ा है, ये छोटा है, और एच अगर मेरा बड़ा होगा, एच बड़ा होगा तो यहाँ पे क्या है, ए एनर्जी को ले रहा है, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एंडोथर्मिक है, यानी कि एंथैल्पी और एंट्रोपी से मिक्स होकर हमारा बना है ये दूसरी एनर्जी, और इन दोनों से मिला के मेरा पूरा यहाँ पे आंसर आता है। तो अगर जी मेरा पॉजिटिव है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक जिसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, और ए एनर्जी को लेके बी बना रहा है, यानी कि डेल्टा जी मेरा पॉजिटिव मींस क्या है, डेल्टा एच मेरा बड़ा है, एंथैल्पी ज्यादा है, और ये मेरा छोटा है, यानी कि एंट्रोपी कम है। और यहाँ पे क्या टी अगर लो है, मेरा टेम्परेचर कम है, तो ऑब्वियसली बात है मेरा जी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ डेल्टा जी है, ए नहीं है, तो इस तरह आप इस पूरे को निकाल सकते हो। अब यहाँ पे बस मेरा जो आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को समझाने का ये तरीका था कि यहाँ पे क्या है कि अगर ऊपर से मान लो हाइट है और हाइट से मैं यहाँ पे नीचे छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या
क्या होगा कि ये अपने आप जाएगा, इसको किसी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और जब अपने आप जाएगा तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं इसी को तो बोलता हूँ यहाँ पे एक्सोथर्मिक, कि इसमें रिएक्शन को क्या है, किसी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डायरेक्टली जा रहा है और इवन एनर्जी को और रिलीज कर रहा है। तो यही मेरा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव यानी कि एनर्जी को जब मैं ऊपर खींच रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ए से बी बनाने के लिए मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये हो गया। अब बस आप इसी को डिफाइन कर देना, एक्सोथर्मिक, इसको हम यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन नाम से भी जानते हैं। और ये वो रिएक्शन है जब मेरी एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। और जो एंडोथर्मिक है ये सिंपली क्या है कि यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि ए पे एनर्जी मिलेगी तब जाके हमारी बी बनेगी। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। और आई होप आपको जो है पूरा का पूरा बायो एनर्जेटिक्स का फंडा क्लियर हो गया होगा। थोड़ा डिटेल में मैंने आपको बताया, लेकिन आई होप आपके दिमाग में जो है अच्छे से घुस गया होगा कि बायो एनर्जेटिक्स हमारे क्या होते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे एक लास्ट छोटा सा टॉपिक आता है, डिफाइन एनर्जी रिच कंपाउंड एंड राइट अबाउट बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी एंड साइक्लिक एएमपी। तो ये भी टॉपिक हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। अब देखो एनर्जी रिच कंपाउंड एक्चुअल में हमारा होता क्या है। तो एनर्जी रिच कंपाउंड नाम से क्या समझ आ रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास एनर्जी हमारी ज्यादा क्वांटिटी में होती है, उसको हम एनर्जी रिच कंपाउंड बोल देते हैं। यानी कि डिफाइन कैसे कर सकते हैं, दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स दैट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी इन देयर बॉन्ड। यानी कि जैसे मान लो, जैसे मैंने बोला कार्बन से कार्बन मिला तो एक बॉन्ड है, ये एनर्जी को कंटेन करता है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अपने बॉन्ड के अंदर या अपने अंदर लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी को कंटेन करते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे एनर्जी रिच कंपाउंड बोल देते हैं। अब जब ये बॉन्ड में कंटेन करो, जब ये बॉन्ड हमारे टूटेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान, बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो हमारी जो फ्री एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगी और सेल उनका इस्तेमाल करेंगे अपने लिए। अब ये जो एनर्जी है ना, ये अप्रॉक्स हमारे 7 कैलोरी पर मोल के बराबर होगी। यानी कि जब इतनी रिलीज होगी एक बॉन्ड टूटने पे एट द पीएच ऑफ 7, तो वो हमारे कंपाउंड जो है एनर्जी रिच कंपाउंड कहलाते हैं। और अगर कोई कंपाउंड टूटने के बाद इससे कम एनर्जी रिलीज कर रहा है तो वो मेरे लो एनर्जी कंपाउंड कहलाते हैं। अब जो हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं ना, इनमें बेसिकली हमारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब फॉस्फेट ग्रुप टूटता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, हाई एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो जिनमें हमारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम यहाँ पे हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड भी बोल देते हैं। अब जो हमारा सबसे मेजर एग्जांपल इसका होता है वो होता है एटीपी। और एटीपी हमारी होती है एनर्जी की करेंसी। और एनर्जी हमारी कब रिलीज होती है, जब हमारे केमिकल बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे बता दिया था। अब यहाँ पे एग्जांपल अगर देखा जाए तो हमारा आता है पायरोफॉस्फेट है। अब पायरोफॉस्फेट में हमारे एग्जांपल जैसे एटीपी का हो गया, इसके बाद हमारे एसाइल फॉस्फेट आते हैं, इसमें हमारा 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट हो गया। फिर हमारे इनॉल फॉस्फेट आते हैं, इसमें हमारा फॉस्फो इनॉल पायरुवेट पीईपी हो गया। अब ये सब आपको नेक्स्ट यूनिट में देखने को मिलेंगे सारे के सारे, तब आपको पता चलेगा कैसे एनर्जी बनती है। देन हमारे थायोईस्टर्स आते हैं, इसमें हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए आ गया। फिर हमारा फॉस्फोजेंस आ गया, इसमें हमारे फॉस्फोक्रेटिन आते हैं, यानी कि एटीपी क्रेटिन मिलेंगे तो हमारा फॉस्फोक्रेटिन बनेगा और हमारी एडीपी यहाँ पे रिलीज होती है काइनेज एंजाइम से। तो ये सभी के सभी हमारे क्या एक तरह से एग्जांपल होंगे हमारे एनर्जी रिच कंपाउंड्स के बारे में। अब बेसिकली अगर हम एग्जांपल बात करें तो एक हमारा होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी, और ये एनर्जी रिलीज करती है अप्रॉक्स 7.3 के बराबर। फिर हमारा आता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट और ये एनर्जी रिलीज करता है अप्रॉक्स माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी एक्चुअल में यहाँ देखा जाए तो 7 कैलोरी पर मोल से क्या है ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे 7.3, ये 13, और जो हमारा गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट जीटीपी है वो -7.3, यानी कि ये भी 7.3 यानी कि एटीपी के बराबर ही रिलीज करती है। अब ये एग्जांपल देखा जाए तो जैसे मान लो ग्लूकोज है और ग्लूकोज से हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है एक एंजाइम हेक्सोकाइनेज की मदद से, और वहां पे हमारी एक एटीपी का यहाँ पे यूज हो रहा है, यानी कि एटीपी से हमारा एटीपी रिलीज हो रहा है। तो बस ये हमारा एक बेसिक फंडा हो गया एनर्जी रिच कंपाउंड के बारे में। अब हमको क्या करना है, जो हमारे एटीपी हैं, साइक्लिक एएमपी हैं, इनके बारे में हमें सिंपल बात करनी है। तो पहले हम बात करते हैं एटीपी के बारे में। अब जो एटीपी होती है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ए फॉर हमारा होता है एडिनोसिन। अब देखो इसका फॉर्मूला मैं पूरा आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। पहले ये समझो कि इसको हम एनर्जी करेंसी बोल देते हैं हमारे सेल की, यानी कि ये हमारा करेंसी की तरह होता है, जैसे हमारे रुपए होते हैं, और ये स्टोर करता है और ट्रांसफर करता है एनर्जी को। अब इसका पहले आप ये देखो कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर हो सके तो बना के आराम से आ जाना। तो इसमें हमारे एक परसेंट नाइट्रोजनस बेस। अब इसमें नाइट्रोजन बेस में हमारा एडेनिन का इस्तेमाल होता है, ये आपको पूरा दिख रहा होगा, ये हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन आपने सुना होगा। तो इसमें जो हमारा एटीपी है उसमें मेनली हम एडेनिन का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है राइबोज की शुगर। अब ये राइबोज शुगर आपको दिख रही होगी। अब राइबोज में यहाँ पे OH लगा होता है, जिसकी खासियत है क्योंकि डीऑक्सी राइबोज में ये एक O हट जाता है तो डीऑक्सी बन जाता है, ये हो गया। अब साथ में यहाँ पे लगे होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। अब जो फॉस्फेट ग्रुप है, देखो ये हमारा पूरा फॉस्फेट ग्रुप है, तो यहाँ से जुड़ता है, तो 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 मेनली हमारे
हमारे फॉस्फेट के ग्रुप जुड़े होते हैं और इसीलिए इसको हम यहाँ पे क्या है ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे बोल देते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्राइफॉस्फेट ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे ना, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड हमारे स्ट्रॉन्ग तरीके यानी कि ये बॉन्ड हमारे एनर्जी को कंटेन करके रखते हैं और ये पूरा एटीपी हो गया। अभी समझ आएगा कैसे। तो ये एटीपी का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अगर हो सके एग्जाम में कभी आता है तो बना के अच्छे से जरूर आके आना। अब क्या होता है कि जो हमारा पूरा एटीपी है ये 3 पार्ट में पूरा कंटेन करता है। पहले हमारा होता है न्यूक्लियोटाइड बेस जिसको हम यहाँ पे एडेनिन बोल देते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। देन हमारा होता है राइबोस शुगर, ये आपको दिख रही होगी। और देन यहाँ पे हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप है, ये आपको दिख रहा होगा ट्राइफॉस्फेट, यानी कि 3 यूनिट हमारी फॉस्फेट ग्रुप की जुड़ी होती है। अब जो एडेनिन है और पेंटोस शुगर है इनको मिला के हम यहाँ पे एडिनोसिन बोल देते हैं और जो फॉस्फेट की 3 यूनिट है इसको हम यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट बोल देते हैं और इसी से हमारा नाम बन के आता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी। अब ये काम कैसे करती है ना उसको समझते हैं। तो हमने क्या स्टार्टिंग में बोला था कि जो हमारे बॉन्ड होते हैं ना एक्चुअल में बॉन्ड कंटेन करते हैं एनर्जी को, यानी कि जो भी हमारे यहाँ बॉन्ड में कंटेन करते हैं और जब ये हमारे केमिकल बॉन्ड टूटते हैं तब हमारी एनर्जी रिलीज होती है एक्चुअल में। यानी कि जो मैं आपको अभी तक बोल रहा था कि एटीपी 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 हमको मिल रहा था, लेकिन एटीपी रिलीज हो जाती है, लेकिन हमारी बॉडी यानी कि सेल्स इस एटीपी का यूज कैसे करते हैं ना वो अब आप यहाँ पे समझ रहे हो। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एटीपी है। अब एटीपी में क्या होते हैं, ये आप समझो 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो अब क्या होता है कि हमारा यहाँ से होता है ब्रेकेज। अब जैसे मान लो ये मेरा बॉन्ड यहाँ से टूटना शुरू हुआ। अब जैसे ये बॉन्ड मेरा टूटेगा एक मेरे ये अलग हो जाता है और जब ये मेरा अलग होता है ना यानी कि ब्रेकेज हो रहा है बॉन्ड का, ये मेरा अलग होगा तो यहाँ से मेरी एनर्जी रिलीज होती है। तो जैसे मैंने मान लो यहाँ हाइड्रोजन के साथ की हाइड्रोलिसिस कराई, जैसे एटीपी टूटेगा मेरा एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिलीज होगा और जब एक हट जाएगा तो अब ये क्या बचेगा, एडिनोसिन जो मैंने बोला। अब यहाँ पे 3 फॉस्फेट की जगह सिर्फ 2 फॉस्फेट होते हैं तो क्या बचेगा, डाइफॉस्फेट। यानी कि अब मेरा क्या बन जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जिसको एडीपी बोल दूंगा, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा। और एक मेरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि अब ये अलग हो गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो गया, ये मेरा अलग हो गया। और जब ये मेरा बॉन्ड टूटा तो इस बॉन्ड के टूटने के टाइम पे मेरी एनर्जी रिलीज होती है 7.3 कैलोरी एनर्जी। और ये एक मोल यानी कि मेरा केवल एक फॉस्फेट टूटा तो एक इसने क्या किया, मेरे इतनी एनर्जी यानी कि 7.3 कैलोरी एनर्जी यहाँ पे रिलीज की है। और इसीलिए यानी कि एटीपी का यूज हम इस तरह करते हैं, यानी कि एक एटीपी में कितनी होती है आप अभी कैलकुलेट करना। केवल एक मेरा फॉस्फेट ग्रुप टूटा और मेरी 7.3 कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा बचा एडीपी। अब एडीपी की अगर मैं फिर से हाइड्रोलाइज कराता हूँ, हमारी बॉडी सेल्स यूज करेंगे तो अब यहाँ से क्या होगा कि एक और यानी कि पहले गया, अब यहाँ से क्या होगा कि मेरा एक और यहाँ से ये टूट जाएगा और जब एक और बॉन्ड टूटेगा तो अब मेरे 2 फॉस्फेट हट गए, केवल एक बचा। अब एक बचेगा तो मैं क्या बोलूंगा एडिनोसिन, इन दोनों को मिला के, और ये मेरा बचा मोनोफॉस्फेट बचा। क्या बचा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी कि एएमपी। और यहाँ पे क्या होगा, अब मेरा एक और फॉस्फेट ग्रुप टूट गया यानी कि अब मुझे फिर से जो है 7.3 कैलोरी एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल गई। ठीक है, अब जो एएमपी है अब यहाँ पे एक बचा, अब मैं चाहूँ इसको भी तोड़ सकता हूँ तो मैं क्या करूंगा यहाँ से इसको बॉन्ड तोड़ दूंगा और जब टूटेगा तो ये फॉस्फेट ग्रुप भी मेरा निकल जाएगा और जब यहाँ से टूटेगा सॉरी, और जब ये टूट जाएगा तो यहाँ OH लग जाएगा और जब ये वाला भी मेरा टूट जाएगा तो फिर से मेरी जो है 7.3 टूटेगी और 7.3 कैलोरी यानी कि यहाँ पे एनर्जी मेरी रिलीज होगी। और यहाँ पे क्या बचेगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और यहाँ पे अब क्या बचेगा, ये तीनों हमारे हट गए तो केवल एडिनोसिन हमारा बचेगा। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि जो एक एटीपी का मेरा मॉलिक्यूल्स होता है वो 3 बार मुझे एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि अप्रॉक्स देखा था तो 7 3 21 और 0.3 यानी कि अप्रॉक्स मुझे 22 कैलोरी एनर्जी एक मुझे किससे मिलती है, एक एटीपी से देखने को मिल जाती है। और इसीलिए एटीपी हमारी करेंसी कहलाती है। और आप ये तो आपने पढ़ा होगा कि पूरे दिन में हम कितनी कैलोरी बर्न कर देते हैं, कितनी कैलोरी गेन करते हैं, वो सब मेरा खेल एटीपी यानी कि एटीपी से ही मुझे जो है ये कैलोरी यहाँ देखने को मिल रही है। तो आई होप अब आपका एक बेस क्लियर हो गया होगा कि एटीपी कैसे अपना रिलीज करते हैं और कैसे ये बॉन्ड के अंदर एनर्जी को रखते हैं और कैसे जब केमिकल बॉन्ड का ब्रेकेज होता है तभी हमारी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। यानी कि जो बातें यहाँ लिखी हैं वही सारा कुछ आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। अब एक छोटा सा फंडा हमारा आता है एटीपी एडीपी साइकिल। अब जैसे देखो ये एटीपी है, अब इसने यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज किया और एडीपी में आ गया, उसके बाद इतनी एनर्जी दी की। तो अब हमारी बॉडी में क्या होता है, एटीपी बनती भी है और बिगड़ती भी है। तो एक ना कंप्लीट साइकिल चलती रहती है कि हमारी एटीपी से एडीपी बनेगा, एडीपी से फिर से एटीपी बनेगा और इस तरह हमारी कंप्लीट साइकिल चलती रहती है। और इसी साइकिल हमारी ये कंटिन्यूअस चलती रहती है जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी की कभी कमी नहीं पड़ती है। तो द एटीपी एडीपी साइकिल इज द कंटिन्यूअस कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू एडीपी एंड एडीपी टू एटीपी। यानी कि एटीपी से हमारा एडीपी बन गया और एडीपी से एटीपी बन गया, ऐसे चलता रहता है। अब कैसे होगा, तो जब हमारी हाइड्रोलिसिस होती है यानी कि पाउडर के साथ में, तो एटीपी मेरा रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि जो मेरी 7.3 एनर्जी है और एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमने यहाँ देख लिया। अब उसके बाद क्या होता है, एटीपी हमारे दोबारा प्रोड्यूस होता है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप मेरा निकल गया था, अब अगर इसको मैं दोबारा यहाँ पे ऐड कर दूं, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूं तो मेरा फिर से एटीपी बन जाएगा ना। तो ये दोनों काम मेरे चलते रहते हैं और इसीलिए पूरी साइकिल। अब जैसे मान लो ये मेरा एटीपी था, यहाँ से एक मैंने फॉस्फेट निकाला। अब ये निकलता कब है, जब किसी बॉडी में कोई चीज़ की बायोसिंथेसिस होती है, केमिकल रिएक्शन होती है या मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तब मेरी ये निकलेगी, निकल के एडीपी बनता है। यानी कि देखो एटीपी था, इसने एडीपी निकाला और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया और 7.3 कैलोरी एनर्जी मेरी प्रोड्यूस हुई। तो ये हो गया। अब एडीपी है, अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारी रिएक्शन, अब ये ना आप पूरा का पूरा ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ने वाले हो कि कैसे फॉस्फोराइलेशन होता है, कैसे
सारा कुछ होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मेरी जो एडीपी है उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा इस वाली प्रोसेस की मदद से, और ये इसमें जुड़ के मेरा एटीपी फॉर्म हो जाएगा, यानी कि एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा, एटीपी मेरा फॉर्म हो गया, यानी कि फिर से मुझे जो है एक और एनर्जी यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी, और अगेन ये मेरा फिर से चलता रहेगा। तो इस तरह साइकिल चलती रहती है। एटीपी हमारी बॉडी में कभी कमी नहीं होगी, और एटीपी हमारी बॉडी में एनर्जी देती रहती है, और एटीपी दोबारा हमारा एडीपी में, और एडीपी फिर से हमारा एटीपी, ये पूरी साइकिल हमारी चलती रहती है। यही कहलाती है एटीपी एडीपी साइकिल। अगर कभी एटीपी के बारे में आता है तो आप इस वाले फंडे को भी जोड़ के लिख के आ सकते हो। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, जो हमारा मेन था कि हमें जो है इन दोनों के बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करनी थी। तो जो हमारा एटीपी होता है वो बिगेस्ट सोर्स होता है हमारे एनर्जी के, हमारी बॉडी के अंदर में। अब देखो ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने क्या देखा कि हमारा जो इनॉल पीपी होता है, फॉस्फोनोपायरुवेट, ये ज्यादा एनर्जी देता है। तो लार्जेस्ट का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी हमें इसी से मिलती है। तो ये हमारा बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारी बॉडी के लिए। अब एटीपी एसेंशियल होता है हमारे बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, यानी कि जो हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही है, मैं हाथ पर चला रहा हूँ, इनके लिए। फिर एटीपी सप्लाई करती है एनर्जी फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि जहां पे हमको एनर्जी की जरूरत होती है, जहां पे सब्सटेंस को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहां पे जरूरत है। देन इट इज जनरेटेड बाय एक्सोथर्मिक। अब ये हमारा जनरेट होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, यानी कि इधर ये हमारा जनरेट होता है, और इसके अलावा यूज किया जाता है एंडोथर्मिक से। ये बातें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। और इसके अलावा ये हमारा प्राइमरी सोर्स की तरह काम करता है एनर्जी में। जो भी हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जैसे मान लो डीएनए बनना है, आरएनए बनना है, प्रोटीन बनना है, सभी में हमारे ये एज ए प्राइमरी सोर्स की तरह काम करेगा। और इसके अलावा ये सेल सिग्नलिंग में भी हमारी हेल्प करता है। तो ये हो गया टोटल एटीपी के बारे में। अब हम बात करते हैं साइक्लिक एएमपी के बारे में। इसमें सी आपको जो है थोड़ा सा छोटा लिखना होता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा अलग लिख देता हूँ। देखो जहाँ पे भी कहीं मिस्टेक है मैं थोड़ा अलग लिख देता हूँ, और ये वाली पीडीएफ आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर जो है देखने को मिल जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोल देते हैं। अब जो साइक्लिक एएमपी है ना, एक हमारा इंपॉर्टेंट इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है, जो सेकेंडरी मैनेजर की तरह काम करता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा, ये एक कोई कमरा है, ठीक है, और यहाँ पे मैं बैठा हूँ। अब मुझे मान लो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो मैं क्या करूंगा, खुद नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक भेजूंगा बंदे को, वो आगे जाके इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब मान लो मेरे पास कुछ आना है, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, उस बंदे को देंगे और यहाँ इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, उसके बाद मैं कोई एक्शन लूंगा। तो ये बीच का ना एक तरह से सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, कि उसका खुद कोई रोल नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर पहुंचाने में हेल्प कर रहा है, और किसी चीज को एक्टिव, अब इसने मुझे आके बताया तभी मैं एक्टिवेट हो गया, जैसे इधर बताया तब एक्टिवेट हुए, तो ये आगे काम कराता है। तो जो साइक्लिक एएमपी है ना, कुछ इसी तरह का होता है कि एक तो ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, यानी कि जो हमने अभी बात की थी कि इसमें एक हमारा केवल फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, जो हमारा एडिनो मोनोफॉस्फेट है। आज ये साइक्लिक एएमपी लग गया, मतलब साइक्लिक है, इसका स्ट्रक्चर अभी मैं आपको दिखा दूंगा। अब ये मेनली क्या करता है, एज अ सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है। अब ये कई बार एक्टिवेट होता है हमारा एडिनाइल साइक्लिक एंजाइम से। अब ये सिग्नल को एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल से, हमारे हार्मोन सेल, इन सब के बाद, अब जैसे आप आगे जाओगे ना, आप फिर फोर्थ सेम से आपको जो है इसका यूज देखना शुरू हो जाएगा। मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ, बट स्ट्रक्चर आप यहाँ लिख के आ जाना कि इसमें भी हमारे एक एडेनिन प्रेजेंट होता है, जो हमारा क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। इसके बाद यहाँ राइबोस शुगर है, ये पूरी राइबोस शुगर आपको दिख रही होगी, यहाँ पे आप एच बना के आ जाना। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक फॉस्फेट, जो हमारा यहाँ पे जैसे 3 जुड़े हुए थे, जो हमारा एटीपी था, यहाँ पे ये 3 लगे थे, यहाँ पे सिर्फ हमारे 1 लगी होती है, और जो 1 भी लगी होती है ना, वो भी हमारी साइक्लिक फॉर्म है, यानी कि यहाँ से ये ओ जोड़ा, वो इधर आके जुड़ गया, और इधर का जो है वो इधर जुड़ गया। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारा था इधर के ओ से हमारा यहाँ पे इधर का ओ यहाँ से जुड़ गया, और इसी वजह से क्या है कि ये हमारा साइक्लिक कहलाता है, क्योंकि ये हमारा क्लोज स्ट्रक्चर में यहाँ पे आ गया, और इसको मोनोफॉस्फेट बोलेंगे, यानी कि केवल एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। तो एक फॉस्फेट ग्रुप तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और आगे ये साइक्लिक जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा साइक्लिक होता है, आपने ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर पढ़ा था। तो ये हमारा होता है साइक्लिक एएमपी। अब इसके बायोलॉजिकल रोल देखते हैं, यानी कि सिग्निफिकेंस कि हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। तो ये जो साइक्लिक एएमपी होता है ना, ये एक्टिवेट करता है हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम को, और ये एंजाइम आगे जाके ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करते हैं, यानी कि ग्लूकोज को फॉर्म करेंगे, जैसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया। इसके अलावा ये एक और एंजाइम, यानी कि प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, जो आगे जाके मेटाबॉलिक एंजाइम को रेगुलेट करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो सेल ग्रोथ होती है, डिवीजन होती है, डिफरेंशिएशन होता है, इन सब में ये अपना मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा इंट्रासेलुलर सेकेंडरी मैसेंजर की तरह, यानी कि आप देख रहे होंगे कि डायरेक्टली कोई रोल नहीं कर रहा है, ये बाकी के एंजाइम को जाके एक्टिवेट कर रहा है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, इनके मेटाबॉलिज्म में रेगुलेट करता है। और इनके अलावा जो हमारे हार्ट के फंक्शन होते हैं उसमें कैसे करता है, तो ये कैल्शियम की रिलीज को भी कंट्रोल करता है कि कैल्शियम कितने आएंगे कितने जाएंगे। और कैल्शियम आपको बताया कि हमारे हाइड्रोजन के लिए कितना, सॉरी हमारे हार्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है हार्ट में काम करने के लिए। तो इस तरह पूरा हमारा काम करता है साइक्लिक एएमपी। तो ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब अगर देखा जाए हमने अपना थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीटली कवर कर लिया है। तो अब अगर देखा जाए हमने यूनिट 1 को सिर्फ एक ही वीडियो में कवर कर लिया है, काफी ज्यादा लेंथी वीडियो होगी। तो भाई कितने लोग लगातार इस वीडियो को देख रहे थे, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।
तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन करना है आपको कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पे 2000 लाइक का एम है, तो उसको आप लोग जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। क्रैश कोर्स में एनरोल करना ना भूलें, आपको PDF और सारा कुछ एक जगह वहाँ मिल जाता है। तब तक वैन थैंक यू, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।